Good evening, guys. Am I audible? गुड इवनिंग सर। Good. हाँ जी, कल का कोई डाउट है आप में से किसी का? कोई क्वेरी किसी की? कोई क्वेश्चन कैसे आप लोगों का इसमें? नो सर। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ गाइज, अगर यहाँ तक किसी का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम आज के टॉपिक्स पे। बंद। एक सर चैट बॉक्स में बच्चे ने कोई डाउट पूछा है आपसे जो है ना। क्या कह रहे हो? अच्छा, मल्टी फंक्शन अगेन। अच्छा, मल्टी फंक्शन, आई थिंक आप ये पूछ रहे हैं कि फंक्शंस बनाने के जो तरीके, आई थिंक यही क्वेश्चन है रिया आपका। यस सर। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, देखो इस बात को ना ओपन करता हूँ और यहाँ से एक सेकेंड मैं ब्राउजर भी ले आता हूँ, एक मिनट अपना। हाँ जी, देखो फंक्शंस बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो कल याद हो हम लोगों ने अबाउट ब्लैंक किया था, फिर राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और कंसोल पे आते हैं इसके। तो फंक्शंस बनाने की एक तरीका ये था कि अगर हम फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन का नाम यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, तो फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम, और अगर कोई पैरामीटर स्पेसिफाई करना तो उसका पैरामीटर, ठीक है, और उसके बाद वी स्पेसिफाई रिटर्न एक्स प्लस वाई। आपके पास फंक्शन क्रिएट हो गया और आप फिर इसे बुला सकते हो कुछ इस तरीके से, राइट। इसी का एक शॉर्टकट वे है हमारे पास फंक्शन बनाने का। उसे बनाने के लिए आप लिख सकते हो कॉन्स्ट। कॉन्स्ट का मतलब होता है फिक्स वैल्यू करना। और सपोज मैंने यहाँ पर एक एडर नाम का फंक्शन बना दिया, जैसे मैंने कल बनाया था आपके सामने, और एक्स और वाई लिख दिया और उसके बाद ये एरो लगा दिया और उसके बाद ही एक्स प्लस वाई कर दिया। तो इन दोनों में जो डिफरेंशिएशन है वो ये है कि हमारे पास जब हम फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ फंक्शन वर्ड, जो हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा, उसके बाद जो ऐड है हमारे पास, ये जो हमारे पास ऐड यहाँ दिख रहा है, दिस इज द नेम ऑफ अ फंक्शन। तो ये नेम है, ये हमारे पास कीवर्ड है और ये इसके पैरामीटर्स हैं। ये हम लोगों ने इसके पैरामीटर्स दिए हैं और यहाँ पर हमने रिटर्न लिखा। रिटर्न का मतलब है कि इस फंक्शन से एग्जिट हो रहा है इस वैल्यू के साथ, राइट। अब जब हम यहाँ पर बनाते हैं तो हमें फंक्शन वर्ड नहीं लिखना है क्योंकि शॉर्टकट है, तो फंक्शन वर्ड मिस है, क्रॉस कर देते हैं इस पे। फंक्शन का जो नाम है वो यहाँ आ गया एडर के पास, राइट। तो दिस नेम्स गोज हियर। पैरामीटर्स यहाँ पर आ गए हैं। कर्ली ब्रैकेट ऑप्शनल है लिखने, मतलब ऑप्शनल है, मैं लिखूं नहीं लिखूं। और एक्स प्लस वाई अगर मैं लिखा तो ये प्लस हो गया यहाँ से, और रिटर्न लिखना ऑप्शनल हो गया अगर सिंगल लाइन है तो इट इज प्रेफर्ड। ये जो हमारे पास है दिस इज प्रेफर्ड फॉर सिंगल लाइन फंक्शन। अगर हमें कोई सिंगल लाइन फंक्शन क्रिएट करना है तो ये बहुत प्रेफर्ड है। इसी को हम बोलते हैं एरो फंक्शंस। दिस इज एन एरो फंक्शन सिंटैक्स। तो ये हमारे पास एरो फंक्शन का सिंटैक्स है। इस तरीके से हम एरो फंक्शंस बिल्ड करके आ सकते हैं। आई होप गाइस दिस मेक सेंस। ये क्लियर हो गया आपको कि हम कैसे बिल्ड करके आ सकते हैं सिंगल लाइन। तो अब ये जो सिंगल लाइन फंक्शन बनाया, अगर इसी का मल्टी लाइन वर्जन क्रिएट करते हैं, अगर मैं इसी को मल्टी लाइन वर्जन की तरफ लेके जाता हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। पहले एक बार इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एक्स प्लस वाई किया मैंने एंड एडर को बुलाया, यहाँ से 10,20 किया, रिजल्टेंट आ गया 30। अब अगर मैं जाकर इससे इन्वोक करता हूँ इस एडर को, जैसे 10,20 पे किया, अगर मैं इसे मल्टी लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कॉन्स्ट, और इसका नाम कर देते हैं एडर 2। बिकॉज कॉन्स्ट लगा दिया था तो फिक्स हो चुका था, मैं इसे दोबारा से असाइन नहीं कर सकता था। अब यहाँ करली ब्रैकेट लगाया मैंने मल्टी लाइन अगर लिखना है तो, और यहाँ मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग मल्टी लाइन एग्जाम्पल, ऐसा मैंने किया। और यहाँ से अब मुझे मेरे लिए कंपलसरी रिटर्न लिखना भी, क्योंकि मैंने 2 लाइन लिख दी है तो करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी हो जाता है और रिटर्न लिखना भी कंपलसरी हो जाता है। तो ये मल्टी लाइन वर्जन बना दिया। एडर 2 करते हैं, यहाँ से हम वैल्यूज डालते हैं एंड वी गेट दिस रिजल्ट। आई होप ये क्लियर है गाइस। किसी और को कोई डाउट है इसमें? चलो जी, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम लोगों को कुछ बेसिक जावास्क्रिप्ट का ग्राउंड मिल गया। आई होप सबको वेरिएबल बनाने आ गए, सबको फंक्शंस बनाने आ गए।
और फंक्शन बनाने के दो तरीके बदल चल चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद मूव करते हैं हम लोग। अब हम मूव कर रहे हैं क्योंकि हमें मर्न की तरफ जाना है। मर्न में वी आर गोइंग टू बिल्ड एन एप्लीकेशन। जो हम बिल्ड करने वाले हैं एप्लीकेशन वो बेसिकली एक म्यूजिक एप्लीकेशन होगी जहां पर हम म्यूजिक लिसन कर सकते हैं। तो हम एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं जिसपे हम म्यूजिक लिसन कर सकें। अब म्यूजिक लिसन करने के लिए हमें उसका एक फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा, उसका एक बैक एंड बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम म्यूजिक लिसन कर सकें। तो देखो, उसका पहले एक आर्किटेक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन कैसे कैसे ग्रो होगी। तो यहाँ पहुंचते हैं। तो जो हमारी एप्लीकेशन होगी उसमें ऑफ कोर्स जितने भी गाने होंगे वो उनका जो पाथ होगा सॉन्ग्स का वो एक डेटाबेस में रखना पड़ेगा। सो वी नीड अ डेटाबेस, और इस डेटाबेस में वी आर गोइंग टू स्टोर म्यूजिक। यानी कि म्यूजिक का नाम, जैसे कि सपोज अगर कोई भी एल्बम है तो एल्बम का नाम, आर्टिस्ट का नाम कि किस आर्टिस्ट ने वो सॉन्ग सिंग किया है ना। तो ऐसा रख देते हैं एल्बम नेम, आर्टिस्ट नेम एंड जो सॉन्ग होगा उसका यूआरएल, जो सॉन्ग होगा उसका यूआरएल। तो सपोज ये बेयर मिनिमम तीन चीजें मैं रख ली, आर्टिस्ट का नेम, एल्बम का नेम एंड सॉन्ग यूआरएल। तो वी वांट टू स्टोर इट हियर इन द डेटाबेस, राइट। तो जो डेटाबेस हम लोग यूज करेंगे इस केस के अंदर वो हम यूज करने वाले हैं मोंगो, क्योंकि मर्न से क्रिएट करने वाले तो मोंगो यूज करेंगे। अब ये जो मोंगो होगा इसके अंदर जितना भी डेटा जाता है, जितना भी डेटा स्टोर होता है वो स्टोर होता है इस फॉर्मेट में। दिस इज कॉल्ड की एंड वैल्यू फॉर्मेट। इस की एंड वैल्यू फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं जेसन। इसका मतलब जितना भी डेटा प्रिजर्व होगा वो कैसे होगा, जेसन फॉर्मेट में डेटा प्रिजर्व होगा हमारे पास, राइट। तो जो जेसन है विच इज स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट एंड, इसको ऐसा बोल देते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को हम बोलते हैं जेसन। तो इसका मतलब हमारे पास जो डेटा स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है वो कैसा है, जेसन की फॉर्म में से स्टोर करके आएंगे डेटाबेस में। तो एग्जांपल के लिए देखें, अगर मेरे पास कोई आर्टिस्ट है तो मैं ऐसे लिखूंगा आर्टिस्ट का नाम। तो सपोज आर्टिस्ट का जो नाम है वो है लेट्स से सोनू निगम। तो सोनू निगम हमारे पास आर्टिस्ट का नेम हो गया, फिर कॉमा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नेम है दिस इज बिकम की, ये बन गया हमारे पास की, एंड दिस इज बिकम वैल्यू। तो ये बन गया मेरे पास वैल्यू, फिर कॉमा। उसके बाद मैंने उसके सॉन्ग का यूआरएल डाल दिया। तो यूआरएल में वो सॉन्ग कहाँ पड़ा है उस लोकेशन का यूआरएल हम यहाँ डाल देंगे। तो यूआरएल होगा किसी वेबसाइट का यूआरएल जहां पर वो सॉन्ग की MP3 फाइल पड़ी होगी, ठीक है। तो ये भी की वैल्यू बन गया। फिर कॉमा करके एल्बम का नाम है ना। तो हमारे पास क्या होगा, एल्बम का नाम, जो भी उसकी एल्बम होगी मेरे पास, ठीक है। तो एल्बम में हमने नाम रख दिया ABC, जो भी उसकी एल्बम है वो नाम आ जाएगा। तो ये जो डेटा है जो कि जेसन फॉर्मेट में है, दिस इज गोइंग टू बी स्टोर इन डेटाबेस। ये जाकर हमारे पास कहाँ स्टोर होगा, डेटाबेस में प्रिजर्व हो जाएगा, राइट। अब बताते हैं इस डेटा को प्रिजर्व करने के लिए हमें इसके ऊपर एक लेयर लिखनी पड़ेगी, जो लेयर बनेगी हमारे पास किससे, एक्सप्रेस जेएस से प्लस MongoDB से। सो नॉट द MongoDB तो बाद में आएगा, एक्सप्रेस जेएस प्लस नोड जेएस को यूज करके। तो एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस को यूज करके हम डेटाबेस में डेटा पंच करेंगे, है ना। तो डेटाबेस में डेटा यहां पर ऐड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू ऐड इट हियर। तो इसका मतलब इस डेटाबेस को जो ऑपरेट करेगा, इस मोंगो को जो ऑपरेट करेगा वो एक्चुअली में कौन ऑपरेट करने वाला है, एक्सप्रेस और नोड जेएस की लेयर। तो इससे हमारा बन जाएगा कंप्लीट बैकएंड, ठीक है। तो इसका मतलब बैकएंड बनाने के लिए हमें M लगाना पड़ा मोंगो, E लगाना पड़ा एक्सप्रेस और MEN लग जाएगा, राइट, जिससे हमारे पास ये बैकएंड तैयार हो जाएगा। आई होप गाइस ये क्लियर है आप लोगों को कि हम बैकएंड कैसे बिल्ड करने वाले हैं। अब इसके साथ वी नीड टू बिल्ड अ रिएक्ट जेएस फॉर अ फ्रंट एंड। तो हम फ्रंट एंड बनाएंगे किसके थ्रू, रिएक्ट जेएस के थ्रू। यहां फ्रंट एंड पे बैठा हुआ, इसका मतलब बैक एंड को हम बुलाएंगे तो रिक्वेस्ट करेंगे बैक एंड को, तो बैक एंड का हम सर्वर बनाएंगे, बैक एंड को रिक्वेस्ट करेंगे और हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। सो वी आर डूइंग अ रिक्वेस्ट टू अ सर्वर एंड व्हाट वी गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ सर्वर। रिक्वेस्ट जब हम करेंगे तो हमें जो रिस्पॉन्स देगा वो किस फॉर्म में देगा, जेसन की फॉर्म में देगा, यानी कि ऐसे ही की वैल्यू पेयर में। उसको हम रिएक्ट को देंगे, वो इस जेसन से यूआई बनाएगा, ठीक है गाइस। आई होप यहां तक क्लियर है आप लोगों को। देखो कोई डाउट है किसी का तो ये फ्लो डाइजेस्ट हो रहा है सबको कि कैसे कैसे चलने वाला है। तो
ये हम लोगों का इनिशियल एप्लीकेशन जो हम बिल्ड करने वाले हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, तो हम इसी से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, क्योंकि हमने कल जेएस का किक स्टार्ट ले लिया था, आज हमें पिक करना चाहिए रिएक्ट जेएस को। तो रिएक्ट जेएस से उसका फ्रंट एंड बनाना शुरू करते हैं। पहले फ्रंट एंड पे वो कैसा दिखेगा ये डाइजेस्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो फ्रंट एंड बनाने के लिए सबसे पहले हम कुछ ऐसा थॉट प्रोसेस लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली कुछ ये फीचर होना चाहिए कि अगर किसी को भी सॉन्ग सुनना है तो सबसे पहले उस पर्सन को हमारी वेबसाइट पे आके, तो मैं सोचते हैं कि हमारी वेबसाइट होगी, उस वेबसाइट पे आकर उसको हम एक लॉगिन का फीचर देंगे ताकि वो लॉगिन करे हमारी वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो अपना यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ से डालेगा, तो अपना यहाँ से वो यूजर आईडी पासवर्ड लेगा। मैं एज्यूम कर रही है कि हमारे पास कोई यूजर आईडी है और कोई पासवर्ड है, तो हमारी वेबसाइट पे आके लॉगिन करेगा। पहले लॉगिन करने से हम ये पता लगाएंगे कि वो जो यूजर है हमारे पास जो लॉगिन कर रहा है हमारी वेबसाइट पे, वो बेसिकली है कौन। क्या वो यूजर सिर्फ सॉन्ग सुनने वाला बंदा है या सॉन्ग ऐड करने वाला बंदा है? इसका मतलब क्या वो यूजर एडमिन है? अगर एडमिन है तो जितने भी नए सॉन्ग्स आएंगे उन सॉन्ग्स को ऐड करने का काम इसका होगा, जो एडमिन होगा। ये कैसे बोलेगा? बैकएंड से पता चलेगा। या फिर वो गेस्ट है, अगर वो गेस्ट है तो वो आकर सॉन्ग सुन सकता है, राइट। तो हम दो तरीके के यूजर्स पे ध्यान देंगे। तो ये फ्लो है हमारे प्रोजेक्ट का। तो हमारे पास लॉगिन होगा, यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा और हम उसे बोलेंगे कि अगर वो एडमिन है तो वो सॉन्ग ऐड करके आ सकता है, अगर वो गेस्ट है तो सॉन्ग को लिसन करके आ सकता है। इसका मतलब यहां से अगर वो एडमिन है तो किसी और स्क्रीन पे जाएगा और यूजर है तो किसी और स्क्रीन पे जाएगा। तो हम इस थॉट को ऐसा ले लेते हैं कि वी वांट टू क्रिएट, हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना है, लॉगिन स्क्रीन बनानी है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हमें कोई एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करके आनी है। तो अब यहाँ से देख सकते हैं कि अलग अलग लॉगिन स्क्रीन हमें दिख रही है। यानी जैसे सपोज ये देखा तो यूजर आईडी पासवर्ड डाला और लॉगिन का बटन दबाया और हमारे पास ऐसा कोई स्क्रीन आ जाए। जब लॉगिन की स्क्रीन आ जाएगी तो वी वांट टू कि हम यहाँ से सॉन्ग सुन सकें, तो हम यहाँ से क्या बनाते हैं, सॉन्ग वेबसाइट कर देते हैं ऐसा। तो यहाँ से इमेजेस पे जाते हैं इसकी, और वी वांट कि हमें ना कुछ ऐसा कुछ दिखना शुरू, जहाँ पर हमारे पास जितने भी सॉन्ग्स है वो दिखने शुरू हो जाए। तो इट्स लाइक दिस। तो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास एक फोटो दिख रही है और जो सॉन्ग प्ले हो रहा होगा हमारी वेबसाइट पे वो हम देख पाए, राइट। सो वी वांट कि हमारे पास कुछ ऐसा दिखना शुरू हो जाए कि हमारे पास एक सॉन्ग हो, उसके हाथ एक प्ले का बटन हो और हम प्ले का बटन दबाएं और हमारे पास सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाए। तो ये अगर वो गेस्ट है तो ही ऐसा होगा। फ्लो समझ में आ रहा है सबको? गाइस कोई डाउट इसमें? बताओ। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? बच्चों चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हो आप लोग। क्या कह रहे हो? ठीक है जी। अच्छा, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरी कोई बात आप लोगों को फ्रेंच तो नहीं लग रही ना अभी? जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों को पता चल रहा है ना? ऐसा तो नहीं हो गया कि कुछ बाउंसर बोल दिया मैंने या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चला गया? कुछ बताते रहो यार मेरे को, है ना। उसी तरीके से हम लोग चीजें करते रहेंगे क्योंकि एफर्ट जाएगा तो हमें ये पूरा बिल्ड करना है। इसमें कोड काफी वॉल्यूम में होगा तो हमें पता चलना जरूरी है, क्योंकि हमने सिर्फ जेएस कल पिक करी है ना। हमें 5 चीजें पिक करनी है ना। हमने कल जेएस पिक करी है। जेएस पिक करने के बाद हमें फ्रंट एंड बनाना है, और हम प्योर जेएस में नहीं बना रहे, हम किससे बना रहे हैं? क्योंकि वी आर लर्निंग, ये जो कोर्स है आपका, दिस इज अ मर्न स्टैक, है ना। तो मर्न स्टैक से बनाएंगे तो सारे एरियाज पिक करेंगे इसके अंदर, जिसमें हमें सबसे पहले इस एरिया को पिक करना है, रिएक्ट जेएस को। इस पे हम इसका फ्रंट बनाएं और इसके फ्रंट पे व्हाट यू वांट टू डू कि हम एक लॉगिन स्क्रीन क्रिएट करके आए, ठीक है। तो हमारा कोर इंटेंशन होना चाहिए कि एट द एंड जो 5 दिन हम लोग लगा रहे हैं, 5 डेज, इसमें कोर इंटेंशन होना चाहिए कि भाई हमारे पास एक म्यूजिक एप्लीकेशन का एक छोटी प्रोजेक्ट या छोटा एप्लीकेशन हमारे पास है ना, एक मिनी सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट हमारे पास आ जाएगा इस 5 दिन के अंदर, जिसे आप शोकेस कर सकते हो कि हाँ जी ये आपका एप्लीकेशन क्रिएटेड किया है आप लोगों ने, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा, तभी अगर आप मुझे डिस्कस नहीं करोगे तो मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा कि वेयर वी आर, है ना। तो दोनों तरफ से पता चलेगा तभी आगे हम बढ़ पाएंगे। कोई डाउट है पूछ लो इसके अंदर। ये फ्लो क्लियर है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है ना? यस नो करके आप मुझे चैट में बता दो।
बताओ यार, कोई डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो है ना, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड करते रहना भाई, तो पता रहेगा मुझे। सो आई एम मूविंग टू द, अब बात कर रहे हैं हम रिएक्ट की, ताकि हम इसका फ्रंट एंड बनाए, है ना। फ्रंट एंड में अपने पास अभी दो काम है, देखो। एक, वी वांट टू क्रिएट अ लॉगिन स्क्रीन। दूसरा, वी वांट कि हम यहाँ से क्या बना पाए, इसकी एक ऐसी स्क्रीन जहां पर हम अपने सॉन्ग्स सुन पाए, देख पाए, है ना। तो ऐसा करने के लिए द फर्स्ट थिंग पे आते हैं, बिल्कुल बेयर मिनिमम। वी वांट कि हम इसका फ्रंट एंड बनाए। फ्रंट एंड बनाने के लिए आई नीड टू इंस्टॉल अ रिएक्ट। मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? रिएक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन रिएक्ट इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नोड। तो आपके पास क्या इंस्टॉल होना चाहिए सबसे पहले? Node.js। ठीक है, तो मैं इसे स्टेप्स में डाल रहा हूँ आप लोगों के, ताकि आप लोग याद रख पाओ जब आप इस कोड को करोगे। तो स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने क्या लिया है? इंस्टॉल दी Node.js। तो सबसे पहले आप इंस्टॉल करो Node.js। ये एक वेबसाइट है जहां पर आप जाओगे, और मैंने आपको बताया था 16.14.0 विच इज द स्टेबल वर्जन, मोस्ट यूजर्स यूज कर रहे हैं। आप इस पर क्लिक करोगे, इसे इंस्टॉल कर लोगे। वंस इट इंस्टॉल्ड, जब आपके पास इंस्टॉल्ड हो जाए, तो अपनी मशीन पे जाना है आपको, और अपनी मशीन पे जाकर आपको CMD खोलना है। जैसे मैं मैक यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास टर्मिनल है, अगर आप विंडो यूज करो तो CMD है, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसे। और यहां जाकर मैं लिख रहा हूँ node-v, तो मेरे को बताएगा मेरे पास नोड का वर्जन कौन सा है, और मैं लिख रहा हूँ npm-v, और मैं लिख रहा हूँ npx-v। ठीक है, ये कमांड से अगर आपके पास ये सारे वर्जन्स दिखते हैं, है ना, वो वर्जन कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये दिखता है तो इसका मतलब आपके पास नोड इंस्टॉल्ड हो चुका है और वो परफेक्टली सेट है आपकी मशीन पे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। यहां तक डाइजेस्ट है सबको कि नोड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है? तो ये स्टेप नंबर 1 है, मैं इसे नोट पे डाल रहा हूं ताकि आप लोग जब इसे करोगे तो आप चेक कर पाओगे। तो स्टेप नंबर 2 क्या बनता है? चेक करना, चेक दी स्टेप्स, मतलब चेक दी इंस्टॉलेशन। जो आपने इंस्टॉलेशन करी है उसे चेक करने के लिए आपने क्या लिखा? node-v, npm-v। -v का मतलब है हमारे पास कि हम वर्जन चेक कर रहे हैं, npx-v। ठीक है, इन सबसे आपको वर्जन पता लग गया। अगर यहाँ पे वर्जन दिख गए तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन परफेक्ट है। अगर इंस्टॉलेशन परफेक्ट है तो आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 3 पे जाना है, क्रिएट रिएक्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें रिएक्ट को यूज करना है। अब रिएक्ट को यूज करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द रिएक्ट। तो रिएक्ट के बारे में कुछ चीजें समझनी जरूरी है। तो रिएक्ट, कल भी हम लोगों ने किक स्टार्ट जब ली थी, तो रिएक्ट बेसिकली फ्रंट एंड के लिए है। तो इट इज फॉर द फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, है ना। फ्रंट एंड जो भी आप देखते हो, दैट्स अ फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट। रिएक्ट हमें बोलता है कि मैं एक व्यू लाइब्रेरी हूं। सो इट इज अ व्यू लाइब्रेरी, यानी कि सब कुछ स्क्रीन पे दिखाने के लिए व्यू है। और आप सबको बताया गया था कि अगर व्यू जब बनता है तो आज की डेट में वो कैसा बनता है? स्पा का मतलब सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो अगर मेरे को सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है तो रिएक्ट बहुत अच्छी चॉइस है, बिकॉज सिंगल पेज एप्लीकेशन आती है तो इसी वजह से हमारे पास एक डेवलपमेंट आती है विच वी कॉल्ड इट एज अ कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट। तो कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट हमें चाहिए होती है। कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम कोड को किसमें ब्रेक करें? छोटे छोटे कंपोनेंट्स में, और उन कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो वी डिवाइड अवर होल कोड इनटू स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स। हम कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करना चाहते हैं इसके साथ। ठीक है, यहां पर ये जो यूज करता है सिंटैक्स लिखने के लिए, वो यूज करता है JSX जो है वो जावास्क्रिप्ट एंड XML है। इसका मतलब बोल रहा है कि मैं HTML नहीं यूज करके क्या यूज करना पसंद करता हूं? जावास्क्रिप्ट एंड XML, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट है आइडेंटिफाई करने के लिए। सो वी आर हियर इन रिएक्ट। ठीक है, रिएक्ट में हमें समझ में आता है कि रिएक्ट इज अ व्यू लाइब्रेरी, स्पा बेस्ड एप्लीकेशंस के लिए, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करने के लिए, और JSX हैंडल करने के लिए। इसे जो बिल्ड किया गया है वो किसने बिल्ड किया है? फेसबुक ने। तो फेसबुक ने 2015 में इसे बिल्ड किया है, और फेसबुक, इंस्टाग्राम सब इसी पे चल रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, आई होप गाइस ये क्लियर है आप लोगों को। कोई डाउट है आप लोगों को इसके अंदर? रिएक्ट के बारे में समझ में आया कि रिएक्ट को हम व्यू लाइब्रेरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्रंट एंड के लिए है। स्पा आप लोग जानते हो, सिंगल पेज एप्लीकेशंस को। तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं? अब रिएक्ट को यूज करने वाले हैं। अब रिएक्ट को यूज करने के लिए हमें रिएक्ट को अपनी मशीन पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिएक्ट के प्रोजेक्ट को, ताकि हम रिएक्ट पे काम कर सकें। ठीक है, देखो आते हैं यहाँ पर। तो इसलिए हम आ गए स्टेप नंबर 3 की तरफ। क्रिएट करना है हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट। अब अगर रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए कमांड मिलती है हमें, क्योंकि हमने नोड को इंस्टॉल किया था। ध्यान देना, हमने नोड को इंस्टॉल किया था तो हमें कमांड मिली थी नोड के साथ npx।
तो हम यहां पर जाके लिखेंगे npx और फिर लिखेंगे क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके आगे हमें बताना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन का नाम, जो भी हमारी एप्लीकेशन नाम है। तो एग्जांपल के लिए देखें तो ऐसा लिखा जाएगा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और हमारी एप्लीकेशन नाम क्या है, म्यूजिक ऐप। तो हमने लिख दिया यहां पर म्यूजिक ऐप, राइट। तो ये इससे हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जिसमें रिएक्ट से रिलेटेड चीजें पड़ी होंगी, ताकि हम स्पा कर सके, हम लोग कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, स्पा अचीव कर सके, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट कर सके, JSX बेस्ड कोड लिख सके। वो सब सपोर्ट हमें किसकी वजह से मिलता है, जब हम क्रिएट रिएक्ट ऐप करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें इसको प्रोजेक्ट को क्रिएट करना चाहिए। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए आपको साथ में क्या चाहिए, है ना, मैं यहां लिख रहा हूं नीड अ कोड एडिटर, कि जहां पर आप कोडिंग करोगे, इसके लिए आपको चाहिए कोड एडिटर, है ना। हम किसे यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज VS कोड। तो हम किसे यूज कर रहे हैं, VS कोड को। जो VS कोड है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जहां पर हम कोड करके आ सकते हैं। तो अगर आप लिखते हो VS कोड डाउनलोड, अगर आप ऐसा लिखते हो तो आपके पास VS कोड यहाँ पर ओपन होता है, इसका लिंक है। तो डाउनलोड VS कोड का आपके पास ऑप्शन आता है। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ओपन सोर्स है ना, बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, माइक्रोसॉफ्ट, ओपन सोर्स और पॉपुलर, है ना, तीनों चीज एक साथ है इसके साथ। तो आप बेस्ड ऑन, क्या विंडोज पे हो या आप लिनक्स पे हो या आप मैक पे हो, बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लो। जैसे मैं मैक पे हूं तो मैंने मैक के बेसिस पे से डाउनलोड कर लिया, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है ताकि हमारा टाइम सेव हो। तो मैं उसे ओपन करता हूं जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। तो मैंने यहां पर से जाकर VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड को टाइप किया और एंटर कर दिया। देखो ऐसा कुछ ही ओपन होगा हमारे पास, जिसमें वेलकम नोट देगा आपको। तो आप लोगों को क्या करना है, VS कोड को भी डाउनलोड करना है, ठीक है। इसका लिंक मैं आप लोगों को चैट पे भेज रहा हूं, जहां से आप इसे डाउनलोड करोगे, ठीक है। इसके साथ साथ जब आपको टाइम मिले तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर डाल रखी है मेरे YouTube चैनल पे। तो आप यहां जाकर सर्च कर सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड और ब्रेन मेंटर्स YouTube। तो अगर आप ऐसा सर्च मारते हो विजुअल स्टूडियो कोड या VS कोड, मैं शॉर्ट में देता हूँ VS कोड, आप जैसे यहां जाओगे तो देखो ये लिंक आ जाएगा VS कोड का। तो इससे भी मैं आपको कॉपी कर देता हूँ इस लिंक को, और यहां से VS कोड को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इसका पूरा एक वीडियो ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, या आप आगे चल के बाद में देख सकते हो, है ना। तो इस चैनल पे वीडियोस पड़ी है इसकी। तो वापस आ जाते हैं, सेटअप करने मतलब सिर्फ इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वो आपको वेलकम नोट दिखाएगा। आपकी मशीन पे कोई और कलर आ सकता है, मेरी मशीन पे कोई और कलर आ रखा है। ये कलर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने इसके मशीन पे, अपनी मशीन पे इसकी थीम बदल रखी है, चेंज कर रखी है। जो मुझे ठीक लगी वो मैंने थीम यहाँ पर डाल ली। तो अगर मैं इसे क्रॉस करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा VS कोड। ये नंबर 1 चॉइस है इस टाइम मार्केट में कि कोडिंग करने के लिए लोग या तो VS कोड यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इसी को यूज कर रहे हैं। उसके बाद एटम है, उसे यूज कर रहे हैं, कुछ लोग ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं, कुछ लोग सबलाइम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग IDE भी यूज कर रहे हैं इसके लिए, वेबस्टॉर्म नाम से IDE है। तो हम लोग VS कोड यूज कर रहे हैं। लाइट वेट है, ओपन सोर्स है, पॉपुलर है, बहुत सारे प्लगइन्स हैं इसके पास, तो बहुत सारे एडवांटेज है इसके साथ। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बटन आ रहा है एक्सप्लोरर का, हम इस पर क्लिक करते हैं एंड इट इज आस्किंग कि भाई आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो। तो हमने कहा यस, ओपन फोल्डर करते हैं। ओपन फोल्डर करके मैं अपने डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। इसका नाम रख देता हूँ मैं म्यूजिक ऐप। तो मैंने इसका नाम ही क्या रख दिया, म्यूजिक ऐप। ये एक फोल्डर क्रिएट कर दिया मैंने, म्यूजिक ऐप नाम का। तो म्यूजिक हाइफन ऐप नाम से हमारे पास ये प्रोजेक्ट आ गया। देखो दिस इज द फोल्डर, ये मेरे पास फोल्डर है। अब मैं रेडी हूँ इस पर कोड करने के लिए। अगर आप भी अपने इसकी कलर वलर चेंज करना चाहते हो, स्टाइलिंग चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर एक आप देख पाओगे, देखो यहाँ पर लास्ट में एक बटन आ रहा है एक्सटेंशंस का। अगर आप इस पर क्लिक करते हो एक्सटेंशंस पे, तो जैसे जो मैंने थीमिंग यूज कर रखी है उसका नाम है कोबाल्ट 2, है ना। तो आप कोबाल्ट 2 इंस्टॉल कर सकते हो। ये सब मैंने उस वीडियो में बता रखा है, तो आप आगे चलकर उसे देखकर ये थीम्स भी डाल सकते हो। तो कोबाल्ट 2 मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं। आप देख पाओगे मेरे पास अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है। तो ये थीम है जो ब्लू कलर में आपको दिख रही है। तो आप कोबाल्ट 2 यहाँ पर डालकर आ सकते हो। मैंने साथ में इसमें VS कोड के आइकन्स भी डाल रखे हैं ताकि आइकन्स भी अलग अलग तरीके से दिखें। तो VS कोड के आइकन्स मेरे को दिखते हैं, मैं इसे इंस्टॉल कर सकता हूँ। साथ में मैंने रिएक्ट के या जावास्क्रिप्ट के स्निपेट्स भी डाल रखे हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने रिएक्ट रिडक्स के स्निपेट्स डाल रखे हैं। स्निपेट्स का मतलब कि ये मेरे को हेल्प करेगा, है ना। ये मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ इसका भी,
तो अगर आप VS कोड में चाहते हो कि रिएक्ट लिखते वक्त, रिएक्ट की कोडिंग लिखते वक्त मेरे को हेल्प मिले उसकी, तो दिस इज अ लिंक। ठीक है, ये सिर्फ हेल्प करेगा आपको लिखते वक्त। तो वापस आए थे यहाँ पर। सो दीज 3 थिंग्स आई हैव इंस्टॉल, Cobalt 2, VS Code, सॉरी Cobalt 2 और VS Code आइकन्स और रिएक्ट के स्निपेट्स। तो मैं एक बार यहाँ पर ये नोट्स में डाल रहा हूँ आप लोगों के, ये आप देख पाओगे जब भी आप कोड करोगे। तो द फर्स्ट थिंग इज कि हम लोगों ने यहाँ पर से VS कोड को इंस्टॉल करना है और एक्सटेंशंस में हम लोगों ने जो एक्सटेंशन डाली है यहाँ पर, वो क्या क्या डाली है, वो डाली है हम लोगों ने Cobalt 2 फॉर थीम्स, फिर डाली है VS कोड आइकन्स फॉर आइकन थीम्स, आइकन की थीम्स के लिए, और तीसरा हम लोगों ने डाला है रिएक्ट स्निपेट्स, ताकि वो हेल्प करे आपको रिएक्ट लिखते वक्त। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को शेयर कर दूंगा एट द एंड, तो जब भी आप खुद कोड ट्राई करोगे तो आप इन स्टेप्स को फॉलो कर लोगे। राइट, देखो कोई इन स्टेप्स में कोई प्रॉब्लम है तो अब बस मुझे क्या करना चाहिए, स्टेप 3 परफॉर्म करना है, क्योंकि मेरे को अपना फ्रंट एंड क्रिएट करना है यहाँ पर, है ना। तो मैं यहाँ देखो म्यूजिक ऐप है मेरे पास, ये रहा म्यूजिक ऐप एक फोल्डर है, और म्यूजिक ऐप का मैं क्या बनाने वाला हूँ, फ्रंट एंड। तो मैं इसका नाम ही ऐसा देता हूँ, म्यूजिक ऐप फ्रंट एंड, है ना। तो मैंने इसका नाम लिख दिया म्यूजिक ऐप फ्रंट एंड। अब इसी कमांड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम इसी को एज इट इज यूज कर ले। अब पहुंच जाते हैं हम पहुंच जाते हैं यहाँ से अपने VS कोड पे। देखना VS कोड पे मैं राइट नाउ मैं कहाँ पर हूँ, ये भी ध्यान देना, म्यूजिक ऐप में हूँ। मैं म्यूजिक ऐप में हूँ, म्यूजिक ऐप के अंदर मैं उसका फ्रंट एंड बनाऊंगा, फिर म्यूजिक ऐप के अंदर उसका बैक एंड बनाऊंगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पर से सबसे पहला काम क्या करता हूँ, मैं व्यू में जाता हूँ। व्यू में आपको एक ऑप्शन दिखेगा टर्मिनल का। VS कोड के पास इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, VS कोड के पास इंटीग्रेटेड टर्मिनल है, मतलब कोई बाहर से मेरे को टर्मिनल लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो दिस इज अ टर्मिनल। राइट, आप ध्यान देना मैं कहां पर हूँ, म्यूजिक ऐप के अंदर हूँ। तो यहां जाकर आई जस्ट सिंपली पेस्ट दिस कमांड जो हम लोगों ने कॉपी की थी। तो कमांड क्या है, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप म्यूजिक ऐप फ्रंट एंड, बस इतना है। एंटर मार देते हैं। एंटर करते ही इट इज स्टार्ट क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा मेरे लिए, यानी इसका फ्रंट एंड का रिएक्ट का कोड बनाने की कोशिश करेगा। जब ये रिएक्ट का कोड बनाएगा तो ये फर्दर रिएक्ट की लाइब्रेरीज को यूज करेगा, है ना। जब रिएक्ट पे कोड लिखेगा, वो रिएक्ट स्पा बोलता है, रिएक्ट बोलता है मैं व्यू लाइब्रेरी हूँ, रिएक्ट बोलता है मैं नेविगेशंस को प्रोवाइड करता हूँ, तो रिएक्ट बोल रहा है मैं कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करता हूँ। वो सब कब पाएगा, जब रिएक्ट की लाइब्रेरीज हमारे पास हो। तो रिएक्ट का एक एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा है, रिएक्ट का एक एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा है ताकि हम रिएक्ट पे कोडिंग करके आ सके। ठीक है गाइस, तो एक बार इसे होने देते हैं फटाफट। तो फटाफट ये सब कुछ नेट से ब्रिंग करके लेकर आ रहा है। तो ये सब कुछ फेसबुक ने बिल्ड किया है ना। फेसबुक ने हमारे को ये बेसिक सेटअप दिया है, कहता है इस बेसिक सेटअप के ऊपर अपना काम करना शुरू करो, कोड करना शुरू करो। इससे आपको स्पा, व्यू लाइब्रेरी, कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट ऐसी चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, JSX ये सब मिलेगा। देखो डन हो गया। देखो इससे क्या हुआ, देखो इसने एक प्रोजेक्ट बना के दिया हमें। उस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कुछ चीजें वो देखेंगे कि SRC क्या करता है, पब्लिक क्या करता है। लेकिन इससे पहले उसने जो चीजें बोली हम उसे ट्राई करते हैं। उसने बोला कि सबसे पहले आप CD म्यूजिक ऐप फ्रंट एंड में चले जाओ। ठीक है, तो देखो मैं इसे एक बार कर देता हूँ क्लियर। ये सब हो चुके हैं इंस्टॉल। अब मैं करता हूँ CD म्यूजिक ऐप फ्रंट एंड और एंटर मारता हूँ। तो मैं चला गया फ्रंट एंड नाम के फोल्डर के अंदर। और उसके बाद उसने कमांड बताई है npm start। npm start से क्या करेगा, जो उसने प्रोजेक्ट बना के दिया, बेसिक प्रोजेक्ट जो दिया उसे चला देगा। तो देखो ये रन हो गया हमारे पास। अब जब ये रन होगा तो देखो ये बिल्कुल वेबसाइट की तरह रन होगा लोकल होस्ट 3000 पे। तो लोकल होस्ट का मतलब मेरी मशीन, अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा रहा है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट मेरी मशीन है ना। और 3000 इस पोर्ट नंबर पे चल रहा है। पोर्ट नंबर का मतलब होता है एप्लीकेशन नंबर, यानी कि इस एप्लीकेशन नंबर पे चल रहा है। एंड इट इज रनिंग हियर, ये यहाँ रन कर रहा है। ठीक है, 3000 पे। माइट भी कभी बार ऐसा हो सकता है कि आपकी मशीन पे 3000 पे कुछ और चल रहा हो। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे पहले पोर्ट। मैं इसे भी क्लियर कर देता हूं एक बार। मैं लिखूंगा पोर्ट इक्वल्स टू पोर्ट नंबर, मैं लिख दिया 999 और फिर लिखा npm start। अगर मैं ऐसा करूंगा npm start करके तो फिर से प्रोजेक्ट को चलाएगा, लेकिन इस बार कहां चलाएगा, 999 पे। इस बार अगर आप देखो तो ये प्रोजेक्ट चल तो रहा है, लेकिन किस पे चल रहा है, 999 पे चल रहा है। राइट, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन अप हो गई, जो कि पहले 3000 पे चल रही थी। अगर हम 3000 वाले पे एंटर करेंगे तो कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि बंद हो गया वो। अब वो कहां चल रहा है, सिर्फ 999 पे। ठीक है, तो इसने एक बेसिक प्रोजेक्ट हमें क्रिएट करके दे दिया है। देखो इसको डाउट है यहां तक? हाँ जी, डाइजेस्ट हुआ आप सब लोगों को?
कोई क्वेरी इसमें? हाँ जी। सर हम लोकल होस्ट के बाद कोई भी नंबर लिख सकते हैं 4 डिजिट का? हाँ देखो, पोर्ट नंबर हमें लिखना होता है। पोर्ट नंबर असल में क्या होते हैं, आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कि हमारी मशीन पे ना बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती है, और कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो हमारी मशीन से बाहर से एक्सेस की जाती है। यानी कि आप सोचो आपकी मशीन एक आईपी एड्रेस पे चल रही है, आप सब समझते हो आईपी एड्रेस, और मैं दूसरी मशीन पे बैठा हूँ जहां से मैं इस मशीन से कनेक्ट होना चाहता हूँ। तो जब मैं इस मशीन से कनेक्ट होऊंगा तो मेरे को उस मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए, लेकिन उस आईपी एड्रेस के साथ साथ मेरे को उस मशीन की किसी एप्लीकेशन पे जाना है। मान लो इस मशीन पे ओरेकल चल रहा है, तो ओरेकल चलता है 1521 पे, ये उसका रिजर्व पोर्ट है। माइस्क्यूएल चलता है आपके पास 3306 पे। अपाची सर्वर होता है वो चलता है 8080 पे। ऐसे ना रिजर्व्ड है पोर्ट्स। तो अगर आप कोई नंबर डालते हो तो आपको ये मेक श्योर करना होगा कि वो रिजर्व ना हो वो नंबर। ठीक है, तो जनरली ये कन्वेंशन है कि 1024 से जितने भी नंबर अबव होते हैं वो फ्री होते हैं। तो ये फ्री क्यों नहीं? क्योंकि ये ऑलरेडी एलोकेट किए गए हैं। तो जब मैंने अपना पोर्ट नंबर 999 दिया है 4 डिजिट का, तो मेरे को मेक श्योर था कि ये इनमें से कोई पोर्ट नंबर नहीं है जो मेरी मशीन पे चल रहा हो। इसलिए जब मैं लोकल होस्ट के साथ लिख रहा हूँ 999, तो इसका मतलब ये है कि मेरी मशीन पे 999 पे रिएक्ट की एप्लीकेशन चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ मेरी रिएक्ट की एप्लीकेशन चल रही है, इस पे कोई और एप्लीकेशन नहीं चल रही है। तो इसका मतलब कोई भी अगर बाहर से मेरी एप्लीकेशन एक्सेस करना चाहता है तो उसे क्या चाहिए? उसे चाहिए मेरी मशीन का आईपी एड्रेस, और साथ में क्या चाहिए? पोर्ट नंबर। हाँ जी, कनेक्ट कर गए आप लोग इस बात को? यस सर, थैंक यू सर। Okay.
हेलो गाइस, एम आई ऑडिबल? यस सर। नेट का कुछ इशू हो गया था, राइट, वापस आया था एक बार। सो गाइस, वेयर वी आर, हम लोग आई थिंक हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया था। पोर्ट नंबर का फंडा क्लियर हो गया था हम लोगों को, है ना? उसमें तो कोई डाउट नहीं है आप लोगों को पोर्ट का मतलब क्या है हमारे पास, और हम पोर्ट कैसे सेट करके आ सकते हैं। आई थिंक ये क्लैरिटी है आप सबको। यस सर। ठीक है जी। तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ इससे ना, इसे लेकर। तो ये जो इनिशियल स्टार्ट है ना, वो दिमाग लगाना काफी जरूरत पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हम रिएक्ट पे जाएंगे। रिएक्ट की अपनी खुद की फिलॉसफी होगी, यानी कि फेसबुक बताएगा कि इस तरीके से आप कोड करो, और हमें वही तरीका यूज करना पड़ेगा, जो रिलेटिवली बहुत आसान होगा जावास्क्रिप्ट से। क्योंकि अगर हम कोई भी चीज प्योरली जावास्क्रिप्ट में बनाते हैं तो आप समझ जाओ बिल्कुल ऐसा है कि हमें खुद सब कुछ दिमाग लगाना पड़ता है। जबकि डेवलपमेंट जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि अगर मैं रिएक्ट या एक्सप्रेस यानी कि लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क्स यूज करता हूँ, तो जो भी मार्केट की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो उसके अंदर डली होती है, राइट। हम उन्हीं बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला थॉट प्रोसेस ये है कि जो प्रोजेक्ट बना है हमारे पास उसके अंदर क्या है ना, सबसे पहले इसे समझना जरूरी है। तो जो करंट प्रोजेक्ट हमारे पास क्रिएट हुआ है, अगर हम इसे देखेंगे तो इसे मैं बोलता हूँ दिस इज अ प्रोजेक्ट नेम। ये हमारे पास प्रोजेक्ट का नाम है जो यहाँ पर आया है अपने पास। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें नोड मॉड्यूल्स, इसके अंदर जितने भी पैकेजेस हमारे पास आए हैं, पैकेजेस या लाइब्रेरीज, वो इंस्टॉल यहाँ हुई है, पैकेजेस इंस्टॉल है। तो सबसे बड़ा फोल्डर यही है हमारे पास। इसका मतलब जितनी भी रिएक्ट रिलेटेड चीजें आई हैं वो सब यहाँ पहुंची है। पब्लिक का मतलब है यहाँ पर एक्चुअली में वेब पेज है। जो वेब पेज है हमारा, वेब पेज का मतलब है index.html फाइल, वो आपको यहाँ मिलेगी, राइट। तो पब्लिक के अंदर आपको index.html मिलता है। उसके साथ साथ फिर आपके पास src फोल्डर है। इसका मतलब इसी के अंदर हमारा सोर्स कोड है, यानी कि जितना भी हम कोड लिखेंगे, किसका कोड? कंपोनेंट्स का। तो कंपोनेंट्स का जितना भी आप कोड लिखोगे वो इधर जाएगा। तो कंपोनेंट्स कोड गोज हेयर, वो यहां पहुंचेगा। हम इसे कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। गिट इग्नोर फाइल हमारी किसी काम की नहीं है, बिकॉज गिट इग्नोर का मतलब है अगर हम इसे जाकर किसी गिट जैसे रिपोजिटरीज पर रखते हैं तो कौन कौन सी फाइलें नहीं हम चढ़ाएंगे गिट पे, तो अभी किसी काम की नहीं है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है packet.json, जिसके अंदर ना मेटा इंफॉर्मेशन होगी प्रोजेक्ट की। तो मेटा इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपका, प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, तो उसका नेम हो गया, उसका वर्जन हो गया, वो कौन सी लाइब्रेरीज पे डिपेंडेंट है, यानी कि उसकी डिपेंडेंसीज किन के ऊपर है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मेंटेन करके रखता है। और ये बहुत अच्छा तरीका है सब चीज़ों को मेंटेन करने का, बिकॉज इट नो कि अगर मुझे कोडिंग लिखनी है तो एसआरसी में लिखनी है, अगर पेजेस पे काम करना है तो पब्लिक में जाना है, अगर कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लेकर आनी है करेक्ट करने के लिए कुछ, तो मैं packet.json की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वहां पर उसके पास क्या होगा? डिपेंडेंसीज होगी, राइट। तो इस तरीके से ना हमारी चीजों को इसने अरेंज करके दे दिया है, यानी कि प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे दिया। और इसके लिए हम लोगों ने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से या आइडेंटिफाई किया था, राइट। तो दिस इज द प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लेना इसके अंदर, अगर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में कोई डाउट आता है तो। मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ गाइस। तो हमें प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर उसने हमें क्रिएट करके दिया। तो आप इस थॉट को ना ऐसे लेके चल सकते हो कि जो डेवलपमेंट है उसे फास्ट बनाने के लिए ना चीजें पहले से कुछ प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप उसके ऊपर काम करना शुरू करो, अब बिल्कुल स्क्रैच से नहीं शुरू करो, राइट। इसलिए इसने एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दिया। इसके अंदर अगर हम अंदर जाकर देखें तो हमें पता है कि ये सब चीजें चल रही थी अपने पास ना। इसका एक बार आउटकम देखें तो दिस इज द आउटपुट जो उसने दिया था। तो इसका कोड कहाँ लिखा हुआ है? अगर हम पब्लिक में जाएं तो यहाँ पर एक HTML फाइल है जिसके अंदर इसका स्केलेटन दिया होता है ना। इस HTML में अगर हम जाके देखें तो यहाँ पर एक डिव है। डिव का मतलब होता है, अगर आप डिव को समझो तो इट्स लाइक अ कंटेनर, एक बॉक्स की तरह जो कि खाली है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कमेंट में, ये कमेंट्स है इसके। सो दिस इज एन एम्प्टी डिव। ये मेरे पास कैसा डिव है? एक एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ है नहीं। अब इस डिव के अंदर उसने बहुत सारी चीजें दिखाई, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है इमेज भी है उसके अंदर, ये भी लिखा हुआ है हमारे पास। तो ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है app.js में से। तो ये सब कुछ जो लिखा हुआ ना app.js में, आप देख भी सकते हो, देखो एडिट वर्ड लिखा रहा है, एडिट app.js एंड सेव टू रीलोड, ये लिखा रहा है। तो देखो यहाँ लिखा रहा है ना एडिट src app.js का मतलब अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ लिख दूँ हेलो react.js और यहाँ लिख दिया मैंने 2022, ऐसा लिख दिया,
तो आपको ना यहाँ दिखेगा, देखो हेलो React.js 2022, इसका मतलब समझ में आता है कि इसका जो कोड लिखा गया वो यहीं लिखा गया app.js फाइल में। तो app.js फाइल क्या है? app.js हमारे लिए कंपोनेंट है। तो कनेक्ट करते देखो इन बातों को, हमें समझ में आता है कि यहाँ पर एक index.html फाइल है। तो वी हैव दिस index.html जो हमारा सिर्फ ओनली एंड ओनली वन वेब पेज है, क्योंकि स्पा है ना सब कुछ भाई, तो पेज तो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। दिस इज द वन एंड ओनली वेब पेज। और इस वेब पेज को किससे कनेक्ट किया गया है? app.js से। ये हमारे पास क्या है? दिस इज अ कंपोनेंट। ये हमारा क्या है? कंपोनेंट। इस कोड को समझेंगे हम क्या कंपोनेंट है। लेकिन अब सवाल ये उठता है दोनों आपस में कैसे बात कर रहे हैं। उन दोनों की जो बात करा रहा है वो index.js है। तो index.js बेसिकली क्या कर रहा है? ये एक ब्रिज फाइल है। तो ब्रिज है बिटवीन वेब पेज एंड कंपोनेंट। इन दोनों के बीच में जो बात करा रहा है वो कौन है हमारे पास? index.js फाइल है। इसके थ्रू ऐसा हो रहा है। तो दैट्स अ ब्रिज फाइल जो इन दोनों को बात करा रही है। कैसे बात करा रही है? अगर हम वेब पेज पे जाके देखें तो हमें एक div मिला था, है ना। तो div क्या था हमारे पास? एक कंटेनर था। तो अगर मैं लिखूं div id और सपोज मैंने यहाँ लिखा इसका एक आईडी मतलब जिससे वो पहचाना जाएगा। जैसे हमारे पास अपना आधार कार्ड नंबर है या पैन कार्ड नंबर है, वो हमारा एक आईडी है। सेम यहाँ पर भी इसके पास क्या एक div है। तो एक div है, div के अंदर एक आईडी बैठा है। तो div बेसिकली मैं बोल रहा हूँ ये एक कंटेनर की तरह है। हम इसे बोल रहे हैं एक कंटेनर या एक बॉक्स की तरह, ऐसा बोल सकते हैं, या एक बैग की तरह, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे। कंपोनेंट उस बैग के अंदर आएगा या उस बॉक्स के अंदर आएगा, तो हमें इस कंपोनेंट को इसके अंदर डालना है। ध्यान देना, इसके अंदर डालना है। और ऐसा करने के लिए वी हैव index.js फाइल जो ब्रिज है इन दोनों के बीच में, जो div के इनसाइड कंपोनेंट को रखता है, राइट। तो कैन आई से कि इस div का मतलब इस कंटेनर के इनसाइड इस कंपोनेंट को यहाँ पर प्लेस करके आएगा। ये हमें अचीव करना है। और ऐसा अचीव करने के लिए वी हैव index.js। ठीक है, अब ये तीन काम हमें करने हैं। अब इसे करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जितना इसने कोड लिख रखा है ना उसको डिलीट मार दो जो इसने लिख रखा है, और फिर फ्रेश कोड लिखो जिससे आपको समझ में आए कि वो बेसिकली क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, आई होप गाइस ये क्लियर आप लोगों को। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, जो इसने कोड लिखा हुआ है इन तीन सेक्शंस के अंदर, जिसमें से अगर हम देखें तो index.html में इसने सिर्फ एक div बना रखा है। ये सब तो कमेंट्स हैं, सब उड़ा देते हैं हम यहाँ से। तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो एक div बना हुआ है जो कि एम्प्टी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। index.js में उसने कुछ कोड लिख रखा है, इसे कंट्रोल लेकर के डिलीट मार देते हैं ताकि हम खुद लिखें। और app.js में जो लिखा हो उसे भी कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं। सब खत्म कर दिया मैंने कोड के नाम पे। अब एक HTML है जिसमें div बैठा है, app.js खाली है, index.js भी खाली है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो हम यहाँ से अपना कंपोनेंट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर तक प्रोजेक्ट बना लिया था, है ना। स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। तो हम यहाँ बोलते हैं राइटिंग फर्स्ट कंपोनेंट, है ना। हम क्या बना रहे हैं? पहला कंपोनेंट बना रहे हैं। तो हम बोलते हैं कंपोनेंट आर आइदर फंक्शंस और क्लास। इसका मतलब कंपोनेंट जो हो सकते हैं या तो फंक्शंस हो सकते हैं या क्लास हो सकते हैं, या तो क्लास बेस्ड हो सकते हैं या हमारे पास फंक्शन बेस्ड हो सकते हैं। आपने ध्यान देना है। तो मैं यहां जाके बोलता हूं, ध्यान देना आप लोग, बहुत इजी तरीके से समझते हैं। तो हम लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप और ये एरो फंक्शन, ये पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये बना दिया हमने फंक्शन, बस बन गया हमारे पास कंपोनेंट, दैट्स इट। इससे कुछ भी ऊपर नहीं है कंपोनेंट बनाना। तो अगर आपसे बोलता है कंपोनेंट बनाओ तो कंपोनेंट और फंक्शंस, तो हमने बना लिया फंक्शंस। तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो फंक्शन से बनाओ या क्लास से बनाओ। फंक्शन इज अ इजियर चॉइस। रिएक्ट खुद बोलता है कि हर चीज किससे करो? फंक्शन से करो। फेसबुक कहता है कि फंक्शंस आर इजी फॉर ह्यूमन टू अंडरस्टैंड। ह्यूमन उसे जल्दी समझ सकता है और मशीन भी उसे जल्दी समझ सकते हैं फंक्शंस को। तो बिल्ड करो हर चीज किस फॉर्म में? फंक्शन बेस्ड में। तो हम बोलते हैं ये जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं, मैं कमेंट में लिख रहा हूं, इट इज अ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट, है ना। और हमने उसे किस स्टाइल में बनाया है? एरो फंक्शन के स्टाइल में, जो ECMA 6 का फीचर है। जावास्क्रिप्ट के ECMA 6 वर्जन में आया, यानी कि 2015 में आया। ठीक है, आई होप गाइस दिस मेक सेंस। तो हमने बना लिया इसे। इसके बाद मैं लिखता हूं रिटर्न। रिटर्न में जाकर आई स्पेसिफाई H1 और यहां ले देते हैं हेलो React.js। H1 का मतलब होता है हेडिंग, है ना। H1 का मतलब है हेडिंग्स। अगर आप में से किसी को H1 टैग यानी कि HTML टैग्स नहीं आते बाई चांस, तो मैं उसके लिए भी एक रिकमेंडेशन है मेरे पास। आप यहां से जाओ, यहाँ सर्च मार लो HTML और यहाँ आप सर्च मार लो ब्रेन मेंटर्स YouTube। तो मैंने एक HTML की सीरीज भी पूरी डली हुई है हमारे पास यहाँ पर। तो आप यहाँ जाकर ना पूरी सीरीज देखते हो, उसके पार्ट 1 पार्ट 2 सब है। तो एक कंप्लीट सीरीज है अगर आपको HTML को सीखना है तो
तो मैं इसको भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप बाद में जाकर इसे देखते रहना। HTML बनाने का, HTML मतलब पेज बनाने का एक पूरा तरीका समझा रखा है इसके अंदर, HTML की पूरी सीरीज है इसके अंदर। तो मैं इसको भी आपको शेयर कर रहा हूँ फर्दर रेफरेंस के लिए। तो मैं ऐसे रेफरेंस को शेयर करता रहूंगा, आप लोग से नोट रख लेना है, ठीक है। तो वापस आए थे, तो इसका मतलब यहां पर अगर हम पहुंचते हैं तो हमने यहाँ पर लिखा H1 मतलब हेडिंग, और उसमें हेलो रिएक्ट जेएस लिख दिया। और इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज रिटर्निंग, ये हमें रिटर्न करके दे रहा है JSX, है ना। JSX असल में HTML जैसा बनाया गया है, यानी कि 99% HTML है, 99% HTML है ना। 1% इसका मतलब अंदर इंटरनली जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखा हुआ, हमारी लाइफ आसान करने के लिए उन्होंने बिल्कुल ऐसा बनाया। यहाँ बेनिफिट ये है कि जब हम इसके अंदर H1 लिखते हैं तो अगर हम इस टैग को बंद नहीं करेंगे तो कंपाइल नहीं करेगा कोड को, तो स्ट्रिक्ट है। तो हमने ये बिल्ड कर लिया है ना, तो रिटर्न लिखा हम लोगों ने और ये हमारे पास क्रिएट हो गया। तो मेरे पास क्या रेडी हो गया, कॉम्पोनेंट रेडी हो गया, है ना। तो राइटिंग फर्स्ट कॉम्पोनेंट, और बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं किया, बस इतना लिखा हम लोगों ने। तो राइटिंग का फंक्शन, हमने जो फंक्शन बनाया, यानी कि ये कोड मैंने स्पेसिफाई किया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि हमें याद रहे। सो दिस इज द कोड which happens here, है ना। इसके पीछे का हम एक काम कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, तो कुछ ऐसा बन गया हमारे पास। तो वी हैव अ फंक्शन, और इस फंक्शन को बोल रहे हैं दिस इज बेसिकली अ कंपोनेंट। आई होप गाइस यहां तक क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट है तो पूछ लेना। सो वी हैव अ फंक्शन और H1 लिखा है और हेलो रिएक्ट जेएस यहां से रिटर्न कर दिया, वी आर रिटर्निंग अ JSX। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो HTML है जिसके div में हमें यहां पर बेसिकली किसे डालना है, यहां पर हमें प्लेस करना है, प्लेस द कंपोनेंट हियर। हमें किसको प्लेस करना है, कंपोनेंट को। लेकिन कंपोनेंट को बुलाने के लिए कौन है, index.js। index.js कहता है मैं कंपोनेंट को बुलाऊंगा, यानी कि मैं पहले div को बुलाऊंगा। सबसे पहले मुझे किसको बुलाना है, div को। div की पहचान क्या है, रूट। div की पहचान क्या है, रूट। तो div को बुलाने के लिए वो बोलता है मेरे पास है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, इसे मैं कमेंट में लिखता जा रहा हूं ताकि आप लोग याद रखो। तो डॉक्यूमेंट का मतलब है HTML का पेज। तो पूरे HTML के पेज को हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट लिखता हूं मैं, और डॉक्यूमेंट में जाके लिखता हूं गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी का मतलब कि उधर उस पेज में जाके इस आईडी को ढूंढो। किस आईडी को, रूट को। तो मैंने यहां से उठाया रूट, तो ये रूट मिल गया। तो कैन आई से कि ये मुझे div मिल गया है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया, मैंने लुकअप किया div को, है ना। लुकअप किया div को, दैट आईडी इज रूट, जिसका आईडी क्या हो, रूट हो। तो मैंने उसे लुकअप कर लिया, लुकअप करके वो div नाम के वेरिएबल में रख लिया मैंने उसे। अब मैं चाहता हूं इस div के अंदर मैं ऐप को डाल दूं, ध्यान देना, इस ऐप को डाल दो। अब अगर इस ऐप को मैं चाहता हूं कि मैं इसे दूसरी फाइल में यूज कर सकूं, तो मेरे को इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इसे क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करके ये यहां बाहर आ गया मेरे पास इस जगह। अब मैं इधर इसे यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं फ्रॉम हेयर आई डू इम्पोर्ट। समझो, मैंने वहां से एक्सपोर्ट किया, यहां पर जाके क्या कर दिया, उसे इंपोर्ट कर दिया। किसको, ऐप को। ऐप हो गया इंपोर्ट। कहां से आ रहा है ऐप, ऐप आ रहा है ऐप नाम की फाइल में से, app.js में से आ रहा है ऐप। तो ऐप क्या था, ऐप इज जस्ट अ फंक्शन। ये फंक्शन मैंने एक्सपोर्ट किया था, यहां जाके उसे इंपोर्ट कर लिया। अब मैं यहां से बोलता हूं कि इस div में इसे डाल दो। इसे div में डालने के लिए हमें मिलता है यहां पर एक react dom डॉट रेंडर नाम का फंक्शन। ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इस पे जाके मैं बोलता हूं कि ऐप जो है उस ऐप को तुम div में डाल दो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, प्लेस ऐप इनसाइड अ div टैग। तो हमने प्लेस कर दिया ऐप को किसके अंदर, div टैग के अंदर। दैट्स इट, इतना हम लोगों ने किया। लेकिन रिएक्ट डॉम कहां से आ रहा है, रिएक्ट डॉम में प्रीडिफाइन है। तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। जैसे हमने उसे इंपोर्ट किया था ना, वो बाहर से आ रहा था, फ्रॉम रिएक्ट डॉम। यानी कि रिएक्ट डॉम कहां से आ रहा है, रिएक्ट डॉम में से। जब हमने रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाया था तो सारी चीजें इस नोड मॉड्यूल्स फोल्डर में गई थी। तो अगर आप इसे स्क्रॉल करके देखो, आर की तरफ जाओ, रिएक्ट की तरफ, तो रिएक्ट देखते हैं, वेयर इज रिएक्ट। देखो यहां आपको मिलेगा रिएक्ट डॉम, है ना। आपको दिखता है यहां पर कि हमें यहां से रिएक्ट डॉम मिलता है ना। रिएक्ट डॉम को हमने यूज किया। तो जितनी भी लाइब्रेरीज हैं या जितनी पैकेजेस हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नोड मॉड्यूल से ये इंस्टॉल हुए हैं। तो मैंने रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर किया और बोला कि ऐप को जाकर div में रेंडर कर दो। मेक सेंस। देखो इस फर्स्ट प्रोग्राम में कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोगों का? सर हाँ जी।
सर आप इसे दोबारा समझा सकते हो सर, मुझे समझ नहीं आया सर, आप थोड़ा धीरे धीरे समझाइए। ठीक है, ठीक है जी। देखो हमारे पास एक डिव है ना। डिव आप लोगों को क्लियर हुआ कि डिव क्या काम कर रहा है? यस सर, इट्स अ कंटेनर। इट्स अ कंटेनर। मैं इसमें कमेंट्स इसलिए लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोग कभी दोबारा रिकैप करोगे तो मैं लिख रहा हूँ डिव इज अ कंटेनर। ठीक है, डिव हमारे पास एक कंटेनर है एंड यहाँ बोल रहे हैं हम दैट कंटेनर आईडी इज रूट। तो जो आईडी है वो क्या हमारे पास रूट है जिससे वो पहचाना जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली क्या करना है हमें इस कंटेनर में, इस कंटेनर के अंदर हमें प्लेस करना है, ध्यान देना, हमें प्लेस करना है ऐप को। ऐप हमारा कंपोनेंट है तो मैं लिख रहा हूं ऐप इज अ कंपोनेंट। कंपोनेंट का मतलब सब समझते हो, कंपोनेंट बेसिकली है एक छोटा सा पोर्शन, एक बड़ी एप्लीकेशन में छोटा सा हिस्सा है ना। तो वो एक छोटा, जैसे हमने याद किया था कि अगर कोई कार है तो उसमें टायर एक कंपोनेंट है ना, ब्रेक्स उसके कंपोनेंट्स है ना, उसके लाइट्स एक कंपोनेंट है। तो ऐप इज अ कंपोनेंट है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्मॉल यूनिट, स्मॉल यूनिट है हमारे पास है। अब कंपोनेंट बनाने के लिए हमने बात करी कि हम उसे फंक्शन से बना देंगे। आई होप ये क्लियर है, ये कल वाला सिंटैक्स है, एरो फंक्शन हमने लिखा और इसमें बोला कि इस कंपोनेंट का काम सिर्फ हेलो रिएक्ट जेएस लिखना है। तो ये कंपोनेंट बेसिकली क्या कर रहा है, इट इज ये है ना, इट इज जस्ट रिटर्न, इट रिटर्न क्या रिटर्न कर रहा है, JSX में लिख भी रखा है ना, दिस फंक्शन इज रिटर्न H1 JSX है ना। तो H1 यानी कि JSX रिटर्न कर रहा है। ठीक है, ये रिटर्न हुआ, रिटर्न होके इसे हमें डालना है यहाँ पर, बिकॉज हमें यहाँ पर प्लेस करना है उस कंपोनेंट को। इसके लिए हमारे पास एक ब्रिज फाइल है index.js। index.js ने बेसिकली क्या किया सबसे पहले उस div तक पहुंचा, तो इसलिए मैं लिखा लुकअप किया किसको, div को, और कौन से div को, जिसका आईडी रूट है। लेकिन उसे लुकअप करने के लिए सबसे पहले वो पेज पे गया। तो पेज पे कैसे पहुंचा, डॉक्यूमेंट से। तो डॉक्यूमेंट से पहुंचा वो पेज पे, उस पेज में उसने रूट को लुकअप किया जिससे उसके पास वो div आ गया। तो इसका मतलब इसके पास क्या आ चुका है, इसके पास ये div आ चुका है ना। इस div के अंदर जाकर मैंने बोला कि इस div में जाओ, इस div में रेंडर करो, ध्यान देना, div में रेंडर करो किसको, ऐप को रेंडर करो, ऐप को। ऐप मतलब ये ऐप के अंदर कौन है, H1, यानी कि इस H1 को इस div में डाल दो। तो बेसिकली वो क्या करेगा, रन टाइम पे वो यहां से इसके अंदर H1 डालकर आएगा, ऐसे मेक सेंस, रन टाइम पे तो जो प्रोग्राम चलेगा। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होने वाला है, ये जो H1 वाला पार्ट है हेलो रिएक्ट जेएस, ये पोर्शन विल बी गो इनसाइड द HTML बाय यूजिंग index.js। और वो कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसके पास react dom.render है। तो रेंडर नाम का जो फंक्शन है वो react dom का पार्ट है, और react dom हमारे पास थर्ड पार्टी है, यानी कि react के साथ हमें मिला है। तो हमने इंपोर्ट कर लिया react dom को, जैसे हमने इंपोर्ट किया था अपने ऐप को। ठीक है, इतना होने से हमारे पास ये ऐप के अंदर div चला गया। इसे कर लेते हैं सेव। सेव करने के बाद यहां पहुंच जाते हैं, वी आर एबल टू सी हेलो रिएक्ट जेएस दिखना शुरू हो गया स्क्रीन पे। इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इससे हमें दिखने लग गया कि आउटपुट कैसे आ रहा है। हाँ जी गाइस, क्लियर हुआ आप लोगों को? सर सेव, सर इसे हमें सेव करना है या हमें ओपन विद अदर एप्लीकेशन से ओपन करना है? किसको? सर आपने इसे लास्ट में सेव किया था। हाँ जी, सेव किया, बस कंट्रोल एस किया मैंने इसे, ये सेव हुआ, और सेव होते ही वो चेंजेस मुझे यहाँ दिख गए एक्सपोर्ट पे। ठीक है, इसका मतलब पीछे एक सर्वर चल रहा है जो चेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है। तो आप ध्यान देना, देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ जिससे हमें दिखेगा, दोनों चीजें देखने की कोशिश करते हैं। इसे छोटा कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इस ब्राउजर को भी ले आते हैं यहाँ पर, इसको भी छोटा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों को खोल देते हैं एक साथ, इसको भी और ब्राउजर को भी। देखो ये दोनों आपको दिख रहे हैं। अब मैं देखो यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ, मैं बोलता हूँ हाई रिएक्ट जेएस और सेव का बटन दबाऊंगा। देखो कंट्रोल एस, तो कंट्रोल एस करना है मेरे को, और जो हाई रिएक्ट जेएस का चेंज है ना वो यहाँ दिखना चाहिए। अब सबसे पहले ना मेक श्योर कर लो कि जो आपने सर्वर चला रखा था वो किस पे चल रहा है, 999 पे। इसे बस रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर से, है ना। तो रिफ्रेश किया, मेरी मशीन थोड़ी स्लो चल रही होगी, अगर फास्ट चल रही होती तो खटा के यहीं पे चेंज दिखता है, तो हाई रिएक्ट जेएस दिखता है मेरे को। अब मैं यहाँ से फिर से डॉट 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 लगाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, देख रहे हो आप, इसने फटाक देसी से चेंजेस पकड़ लिए। अब मैं यहाँ बोलता हूँ हेलो हाई रिएक्ट जेएस 2022, सेव करता हूँ। देखो चेंजेस आपको इमीडिएट दिखने शुरू होते हैं। इससे समझ आ रहा है कि ये जो ऐप है ये HTML में रेंडर हो रहा है। हाँ जी, करेक्ट कर पाए सब लोग? सर थैंक यू सर। तो एज अ डेवलपर हमें देखो क्या करना है, हमें सिर्फ कंपोनेंट्स बनाने का, हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं और उसे अटैच कर देना है इस जेएस के साथ।
तो अभी का ना आउटकम समझने की कोशिश करो। लर्निंग ये है आप लोगों के लिए कि आपने सबसे पहले क्या किया, एक कॉम्पोनेंट बनाया, तो कॉम्पोनेंट राइट हो गया। तो इस कॉम्पोनेंट को कैन आई से ऐप इज अ रूट कॉम्पोनेंट, यानी कि सबसे पहला कॉम्पोनेंट जो सबसे ऊपर बैठा होगा वो ऐप है। और जब मैंने इसे क्रिएट कर लिया इसको, तो हमने स्टेप नंबर 6 पे पहुंचे। स्टेप नंबर 6 पे जाकर व्हाट वी डिड, हम यहां से बोलते हैं कि कनेक्ट करो, कनेक्ट ऐप कंपोनेंट विद index.html। तो इसको मतलब ऐप कंपोनेंट को कैसे कनेक्ट करो, index.html में, जिसमें उसका एक div बैठा है, जिसका div का आईडी क्या है, रूट, उससे कनेक्ट करो, है ना। और कैसे कनेक्ट करो, विद द हेल्प ऑफ index.js, index.js के थ्रू। और index.js को आप बोलो इट इज अ ब्रिज फाइल। ये कैसी फाइल है, ये ब्रिज फाइल है हमारे पास, जो कनेक्ट करेगी इन दोनों को, ठीक है। अब बस क्या करना चाहिए हमें, index.js का कोड में यहाँ पर डाल देता हूँ आप सबके सामने, तो आपको कनेक्टेड रहेगा क्या हुआ है उसमें। और इधर से जाकर हम इस पे भी स्पेसिफाई करके आते हैं। लेट्स से मैं इस पे ये ब्लू कलर डाल देता हूँ, इस पे ब्लू तो है ये सारा, ऐसा लग रहा है। तो एक काम कर देते हैं, इसके ऊपर हम व्हाइट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। तो ये दिस इज द कोड। तो इससे हमें याद रहेगा कि ये कोड बेसिकली क्या कर रहा है। तो हमने पहला कंपोनेंट बनाना सीख लिया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फर्स्ट कंपोनेंट वी हैव डन। हाँ जी, कोई डाउट गैस किसी का? कोई क्वेरी आप लोगों की? सर वो सर्वर स्टार्ट कैसे किए थे आप? सर्वर स्टार्ट करने के लिए बस मैंने एक काम किया, कंट्रोल सी करते हैं, npm स्टार्ट। बस npm स्टार्ट किया, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 3000 पोर्ट नंबर पे। तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि आपका ये देखो ये स्टार्ट करने जा रहा है। सर्वर को जैसे स्टार्ट होगा आपको यहाँ ब्राउजर पे दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये 3000 पे, तो अब आप यहाँ जाके बस इतना लिख दो 3000, और ये 3000 पे चलना शुरू होगा। क्लैरिटी? अगर आप पोर्ट बदलना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बताया था, पोर्ट लिख दो और फिर npm स्टार्ट कर दो। तो अब ये सर्वर 3000 पे चलेगा नहीं, अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो 3000 पे दिखेगा नहीं। तो अभी कहाँ चल रहा होगा, 999 पे, और यहाँ आपको दिखना शुरू हो गया है ना, क्योंकि मेरी मशीन पे एक दूसरा ब्राउजर भी खुला हुआ, वहां खोल के दिखा रहा है वो चीजें। तो ये हमारे पास यहाँ चलना शुरू हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? यस सर, थैंक यू सर। तो ये मैंने बेसिक ग्राउंड आप लोगों को बता दिया है ना। ये आप समझ आए, हम मर्ज स्टैक देख रहे हैं। मर्ज स्टैक काफी बड़ी टेक्नोलॉजी, काफी इंपॉर्टेंट है मार्केट में इन करने के लिए। अगर आप में से कोई भी आगे चलकर डेवलपमेंट में स्विच होता है तो इसी तरीके से कुछ काम होगा। हम उसी बात का फ्लेवर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम उस फ्लेवर को, मतलब मैं चाहता हूं कि आप इसको सिर्फ एक किक स्टार्ट से ज्यादा मत लो। इट्स लाइक अ किक स्टार्ट, है ना। 5 दिन में डेवलपमेंट फुल स्टैक पे करना इट्स इम्पॉसिबल, बट यू गेट अ फ्लेवर। आपको फ्लेवर मिल जाए तो उसके बाद आपको एक पाथ दिख जाएगा। तो मेन इंटेंशन ये है 5 दिन का कि आपको पाथ दिख जाए, बस आप उसको देखने की कोशिश करो कि यू कैन फाइंड इट आउट कि इससे करा क्या सकता है, किस लेवल तक पहुंचाया जा सकते हैं एप्लीकेशंस को, ठीक है। तो आपको इसलिए मैंने बिल्कुल आपको समझना, स्पून फीडिंग कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों के साथ, कि आपको स्टेप्स लिख के दे रहा हूँ अल्टीमेटली, कि कैसे कैसे आप लोग इसे ट्राई करके आ पाओगे, ठीक है। क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, आप समझना। क्योंकि जब हम कोड करेंगे, और अगर मैं आपको सिर्फ अनफेयर ऐसा करता, मैं आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट पढ़ा के चल जाता तो वो अनफेयर होता। क्योंकि आप जिस चीज को कर रहे हो दैट्स अ मर्ज स्टैक। अब वो मर्ज स्टैक है तो आप हर लेयर पे जाओगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, है ना। हर लेयर को हम टच करेंगे, है ना। सिर्फ टच है, बहुत डिटेल नहीं जा पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे हम एक एप्लीकेशन निकाल पाए, है ना। तो अगर आप देखो तो 10 घंटे के अंदर अंदर हम एक एप्लीकेशन निकाल देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका जो आउटकम है ना वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 10 घंटे में आपके पास एप्लीकेशन हो जाएगी। कंपनी कई साल लगाती है एप्लीकेशन को बनाने में, हम छोटी सी एप्लीकेशन निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको ना काफी बने रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल लॉजिकल है ना, कोई थियोरिटिकल ज्ञान नहीं है मेरे पास। तो मैं आपको कुछ थ्योरी बता के चल जाऊं उससे कोई फायदा भी नहीं है। आप सब प्रैक्टिकल देखने वाले हो, हैंड्स ऑन है सब कुछ, समझना। इसलिए जब तक आप इसमें फोकस रहोगे, फोकस का गेम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कोडिंग है इट्स लाइक अ मेडिटेशन। मतलब जो बंदा फोकस है वो समझ लेता है चीजों को। इसलिए डेवलपर्स बहुत महंगे हैं मार्केट में, है ना। लाख लाख रुपए सैलरी इसलिए मिलती है उन लोगों को। दिस इज द रीजन, क्योंकि वो बहुत मेडिटेटेड बंदे लोग होते हैं ना। उन्हें एकदम कोड से में वो देखते हैं, चीजें आइडेंटिफाई करते हैं। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि आपको अंदर की चीजें दिखे, है ना। क्योंकि दिखती नहीं अंदर की चीजें, निकालनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। कॉम्पोनेंट हमने अपनी कार में टायर फिट करना सीख लिया है अभी, लेकिन कार बनानी है तो बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, एक नहीं बनेगा, है ना। उसमें ब्रेक्स भी बनेंगे, इंजन भी बनेंगे, ऐसे बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स बनेंगे, वो असेंबल होते जाएंगे।
असेंबल होंगे तो हमारा एक एंड प्रोडक्ट बन के आएगा। तो हमें बहुत कनेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट कैसे बात करेगा, कैसे सब चीजें चलेंगी, तब हमें आइडेंटिफाई होना शुरू होगा चीजें। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं ना एट द एंड कि जैसे अगर आपने ये iTunes देखा हो, तो iTunes पे अगर मैं ले जाऊँ आप लोगों को, यहाँ से वेबसाइट खोल देता हूँ, तो iTunes जैसा हम कुछ काम करने वाले हैं कि iTunes पे लोग गाने सुनते हैं, वैसे हम यहाँ बनाने वाले हैं। तो अब iTunes हो गया या गाना.com हो गया, Spotify हो गया, ये बिल्कुल वैसा होने वाला है। तो अगर आप iTunes पे जाते हो और iTunes पे जाकर लेट से मैं इस पे पहुंचता हूँ और मैं सपोज यहाँ से इस iTunes पे पहुंचता हूँ और इस iTunes पे जाकर लेट से ऐसा कुछ बिल्ड होने वाला है कि हमारे पास आर्टिस्ट के हम सॉन्ग्स प्ले करके आ सके। तो जब हम क्लिक करें तो किसी का सॉन्ग वी कैन प्ले इट। ठीक है, ऐसा सेम थॉट प्रोसेस हम लोग बनाना चाहते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहला कंपोनेंट क्रिएट किया सिर्फ। अब हमें बाकी कंपोनेंट्स पे जाना पड़ेगा और उसकी लुक एंड फील भी ठीक ठाक रखनी पड़ेगी। अब लुक एंड फील बनाने के लिए आप सबको पता हो HTML CSS की जरूरत होती है ना, HTML और CSS चाहिए, लेकिन उसे बायपास करने का एक तरीका है, क्योंकि हम तो 10 घंटे बनाने वाले हैं। अगर मैं HTML CSS पे जाऊंगा तो वो 10 घंटे ले जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसे बायपास करने के लिए CSS पे एफर्ट ना लगाना पड़े, डिजाइनिंग पे एफर्ट ना लगाना पड़े, कुछ बना बनाया मिल जाए, उसके लिए मिलता है गेट बूटस्ट्रैप। तो कहीं ना कहीं आप समझना है कि जो एक्सपीरियंस बंदे होंगे वो बनी बनाई चीजों पे ज्यादा रिलाय करते हैं, क्योंकि कंपनी आपको बिठा के एक एक छोटी छोटी चीजें नहीं बनवाएगी। वो इसलिए नहीं बनवाएगी क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो लेट्स से बूटस्ट्रैप की बात करते हैं। बूटस्ट्रैप लुक एंड फील के लिए, जबकि रिएक्ट कंपोनेंट्स बनाने के लिए। समझना, रिएक्ट से आप कंपोनेंट्स बना रहे हो और उससे लुक एंड फील बना रहे हो। तो यहाँ पर एक नोट डालते हैं हम लोग शुरू में ही कि जब हम रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं तो यहाँ पर एक नोट रख देता हूं जिससे आपको क्लियर है। यूजिंग बूटस्ट्रैप फॉर लुक एंड फील। लुक एंड फील देने के लिए हम इसे यूज कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप इज बिल्ड बाय ट्विटर ने इसे बनाया एंड मेक इट ओपन सोर्स। और इसे क्या कर दिया, ओपन सोर्स कर दिया, ताकि आप उनके एक्सपीरियंस को यूज कर सको, आप उनकी चीजों को यूज कर सको। जबकि आपने ध्यान दिया जो रिएक्ट जेएस है, तो देखो दोनों बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं। रिएक्ट जेएस ने आपको बोला कि कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट, उसने लुक एंड फील की बात नहीं करी है। उसने कहा आप चीजों को छोटे छोटे तोड़ के कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करो ताकि आप कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बना सको। और कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट करने के लिए ये किसने किया, बिल्ड बाय फेसबुक। तो आप दोनों प्रोमिनेंट चीज यूज कर रहे हो, एक फेसबुक ने बनाई है, एक ट्विटर ने बनाई है। ठीक है, तो हम बूटस्ट्रैप को लगा देंगे अपने कोड में, ताकि हम जब भी लुक एंड फील की बात करें, जब भी हमें अच्छे रंग कलर चाहिए, उसके अलाइनमेंट्स करनी है, तो हम बूटस्ट्रैप से मदद मांगेंगे। बूटस्ट्रैप हमें बनी बनाई चीजें देगा, हम उसे प्लग कर लेंगे अपने कोड के साथ, तो हमारा एफर्ट, डिजाइनिंग का एफर्ट रिड्यूस हो जाएगा। तो कंपनीज ऑफ कोर्स बूटस्ट्रैप यूज करते होंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो बूटस्ट्रैप का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी है कि वो हमारे लिए ऐसी वेबसाइट बना सकता है जो मोबाइल फ्रेंडली हो। मोबाइल फ्रेंडली का मतलब मोबाइल पे भी दिख सकती है अच्छे तरीके से, उसकी लुक एंड फील बिगड़े ना मोबाइल पे जाने के बाद। तो इसे हम बोलते हैं मोबाइल फ्रेंडलीनेस को वी यूज अ वर्ड कॉल्ड रिस्पॉन्सिव है, राइट। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट हमारे पास तैयार हो जाएगी। नाउ द थिंग इज गाइस कि अगर मेरे को ऐसा करना है तो मैं यहाँ पहुंचता हूँ, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाता हूँ, बूटस्ट्रैप पे गेट स्टार्टेड की तरफ जाता हूँ। गेट स्टार्टेड पे वो एक बनी बनाई CSS देता है। वो कहता है जितना भी डिजाइनिंग का कोड है वो मैंने CSS में लिखा हुआ है, आप इसे कॉपी कर लो। तभी जानबूझ के वो कॉपी का बटन दे रहा है आपको कि आप इसे कॉपी करो। डेवलपर ऐसे करते हैं, तो index.html पे जाते हैं और यहाँ से इसे पेस्ट कर लेते हैं, राइट। इसे मैंने पेस्ट किया, और पेस्ट करने से जब हम यहाँ रिएक्ट की तरफ जाएंगे तो आप ध्यान देना इसका ना थोड़ा सा लुक एंड फील बदल गया है ना। बिलीव मी, इसे अंडू करते हैं, सेव करते हैं, देखो ऐसा दिखता था कुछ। अंडू करने के बाद हमने देखा और फिर मैं इसे पेस्ट करता हूँ और सेव करता हूँ, तो यू आर एबल टू सी कुछ ऐसा दिखता है। मेक सेंस? आई होप ये क्लियर है आप लोगों को कि बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या मैजिक करने वाला है हमारे साथ, ताकि हमारी लुक एंड फील बहुत अच्छी हो जाए। शुरुआत करते हैं। हाँ जी बोलिए। इसमें तो कलर नहीं आ रहा सर, इसमें ब्लैक ही दिख रहा है। हाँ, ये तो ब्लैक दिख रहा है, लेकिन आपने इस पे फोकस किया कि इसकी फॉन्ट स्टाइल बदला है ना। सेव करो सर फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है, पर कलर में तो कलर्स चेंज नहीं आया। कलर्स आएंगे, देखो सब कुछ आएगा, उसके लिए हमें बुलाना पड़ेगा हर चीज को, है ना। तो इसे पहले पेस्ट करते हैं। ये तो बेसिक है जो उसने स्पेसिफाई किया कि H1 ऐसा दिखता है। और आप चाहते हो कि H1 पे स्टाइलिंग आए, है ना। स्टाइलिंग देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे, क्लास नेम। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, क्लास नेम। क्लास नेम का मतलब क्या है कि आप ये सोचो कि जितनी भी अलग अलग स्टाइलिंग बनाई गई है उन सबके ना नाम दिए गए हैं, तो उन्हें क्लासिफाइड किया गया। दैट्स व्हाई देयर इज अ वर्ड कॉल्ड क्लास। तो मैं क्लास नेम लिखूंगा, क्लास नेम पे उसकी क्लास लिखूंगा। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और यहाँ आप ये जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो ना, ये उसकी पूरी डिटेल है
कि मैंने क्या क्या बना रखा है। बूट्स मतलब ट्विटर बता रहा है कि मैंने क्या क्या प्रीडिफाइन बना रखा है। जैसे कि सपोज आपने सोचा कि मैं इस पे कलर देना है मुझे, तो मैंने अलर्ट्स यूज कर लिए, मैंने अलर्ट सर्च करे, तो देखो उसने बताया कि ऐसे अलग अलग कलर्स आते हैं कि आप कौन सा अलर्ट लगाना चाहते हो। तो सपोज मैं इसकी क्लास नेम पे जाके गया, अलर्ट लिख देते हैं और अलर्ट इन्फो लिख दिया। इन्फो का मतलब है ब्लू कलर। अब अगर आप जाके देखोगे यहाँ पर तो आपको देखो ब्लू कलर में दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात हमें कहां से बदलते हैं, देखो यहाँ पर से इसने बताया है, देखो अलर्ट इन्फो का मतलब ब्लू कलर, और अगर आप यहाँ जाओगे तो बताएगा कि भाई मेरे पास प्री डिफाइंड क्लासेस हैं। तो अलर्ट प्राइमरी, अलर्ट सेकेंडरी, अलर्ट सक्सेस, अलर्ट डेंजर, अलर्ट वार्निंग, सब पे कॉपी का बटन दिया गया है ताकि आप इन्हें कॉपी कर सकते हो। तो मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने यहाँ पर क्लास नेम लिखा, बस फर्क है कि रिएक्ट में हमें क्लास नेम लिखना है क्लास की जगह। तो अलर्ट इन्फो लिखा। अब सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो अलर्ट सक्सेस, तो सक्सेस आता है ग्रीन कलर में। अब आप यहाँ जाके देखो तो आपको दिखेगा वो ग्रीन कलर में दिखेगा। अब अगर आप यहाँ स्पेसिफाई करोगे अलर्ट डेंजर, आपको दिखेगा ये रेड कलर में। मेक सेंस? तो ये बेनिफिट है भाई इसका। तो हमें बनाना नहीं पड़ रहा कुछ भी, वी कैन यूज देयर प्री डिफाइंड क्लासेस। हम उसकी प्री डिफाइंड क्लासेस यूज करके आ पा रहे हैं, उसके बेसिस पे सब चीजें बिल्ड करके आ पा रहे हैं। आई होप गाइस ये क्लियर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो हमें बूटस्ट्रैप को ग्लांस मिला कि बूटस्ट्रैप बेसिकली क्या कर रहा है। अगेन बूटस्ट्रैप की भी सीरीज मैंने डाल रखी है ब्रेन मेंटर्स के चैनल पे, आप वहां पर जाकर देख सकते हो बूटस्ट्रैप कैसे काम करता है ना। तो ये सब आपको चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी वहां पर, ताकि आप रेफरेंस रख सकते हो कि मैं ब्रेन मेंटर्स के चैनल पे जाऊं तो मेरे को बूटस्ट्रैप की भी सीरीज मिल जाएगी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि बूटस्ट्रैप इन डिटेल कैसे काम करता है। तो वी बिकॉज मर्न पे फोकस है इसलिए मर्न पे रह रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका सेशन का पर्पस ही है। तो हमने यहाँ तक कुछ लिख दिया। तो अब सपोज हम वी डोंट वांट कि हाई रिएक्ट जैसा है, बिकॉज व्हाट वी आर सपोज टू बिल्ड, वी सपोज टू बिल्ड अ म्यूजिक एप्लीकेशन। तो वी वांट कि इसकी हेडिंग आ जाए म्यूजिक एप्लीकेशन 2022, और यहाँ जाकर हम वापस अपनी एप्लीकेशन के पास देखो कुछ ऐसा दिखना शुरू हो गया। इसके साथ अगर मैं ये लिख दूं क्लास टेक सेंटर, ये भी बनी बनाई क्लास है, अगर मैंने ऐसा लिखा तो देखो सेंटर में दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, तो म्यूजिक ऐप 2022 और वो सेंटर में आ गया हमारे पास बिकॉज ऑफ द बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप ने सब चीजें प्री डिफाइन कर रखी है, वी जस्ट कॉल इट, है ना। तो हमने यहाँ पर कॉल लगा दिया। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो ये पूरी वेबसाइट है ऑफिशियल, इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन गिवन है एग्जाम्पल के साथ और कॉपी के बटन के साथ कि हम इन्हें यूज करके आ सकते हैं। अब बिकॉज वी वांट की जो म्यूजिक एप्लीकेशन बनेगी इसमें सॉन्ग्स आने चाहिए हमारे पास, है ना, सॉन्ग्स दिखने चाहिए हमारे पास, एक एक करके सॉन्ग्स प्ले हो सके। तो सॉन्ग्स के लिए ध्यान देना आप लोग, सॉन्ग्स के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है, इसका नाम है iTunes, है ना। तो एप्पल के पास iTunes है जहां से हम सॉन्ग सुन सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ से जाता हूँ तो देखो आपके पास ये iTunes डाउनलोड करने को बोल रहा है, और यहाँ से मैं इसके ऑफिशियल सपोर्ट पे जाता हूँ तो देखो ये मेरे पास iTunes का ऑप्शन दिख रहा है। अब बोल रहा है कि iTunes पे जाकर मैं सॉन्ग सुन भी सकता हूँ, है ना। मेरे पास ऑप्शन है कि iTunes पे जाकर मैं यहाँ लिख देता हूँ iTunes और सपोज यहाँ आर्टिस्ट का नाम डाल देते हैं सोनू निगम, ऐसा मैंने कर दिया। हाँ जी आलोक, आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। अच्छा, आपका माइक ऑन है? वो सर गलती से हो गया। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जाते हैं जी, iTunes सोनू निगम पे पहुंचते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा कि ना इस जगह जाकर मेरे पास देखो सोनू निगम आ गया। हम भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं सपोज यहाँ से एक्सटर्नल स्पीकर ऑन करता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सोनू निगम आर्टिस्ट आ रहा है और उसके सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो वी वांट कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ हमारे पास भी हो कि हम इस पर क्लिक करें, है ना, और वो सोनू निगम का ना सॉन्ग का प्रीव्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो सपोज अगर मैं यहाँ से किसी सॉन्ग पर क्लिक करता हूँ तो ये कुछ ऐसा काम करना शुरू करता है ना, और फिर प्ले पॉज हम कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी ऐसा ही ऑप्शन काम करना शुरू कर दे। ठीक है, अब बात आती है गाने कहाँ से आएंगे इतने सारे। तो इसने क्या किया, ध्यान सुनना मेरी बात को, ये जो वेबसाइट बनाई ना, ये बनाई एंड यूजर के लिए। कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, और कोई किसी और प्रोफेशन में है, मतलब वो डेवलपर नहीं है, है ना, वो डेवलपर है तो उनके लिए वेबसाइट है। लेकिन कोई डेवलपर है और डेवलपर अपनी वेबसाइट पे गाने दिखाना चाहता है तो उसके लिए एक डिफरेंट वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है iTunes API। उसका नाम है iTunes API। ये डेवलपर टू डेवलपर, अगर आप देखोगे ना तो URL पे ही आपको समझ में आएगा, इट इज कॉल्ड developer.apple.com, है ना। और ये जो वेबसाइट है जिसपे हम गाने सुन रहे थे, इसका ऐसा कुछ नाम नहीं है, इसका नाम था music.apple.com। यहाँ पर आप गाने सुन सकते हो। ये एंड यूजर के लिए बनाई गई है। तो हमें तो बेसिकली अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है एंड वी वांट कि हमें सॉन्ग्स मिल सकें, तो वी जस्ट गो टू द iTunes API। तो हम यहाँ जाते हैं, देखो, तो दिस इज द iTunes API। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
इस पे क्लिक करके ये हमें बोलता है कि आपको जिसके भी गाने की डिमांड करनी हो आप इस वेबसाइट पे जाओ, इस वेबसाइट को जब आप बुलाओगे तो ये आपको बदले में डेटा देगा, और ये जो बदले में डेटा आपको देगा तो इसने बैकएंड बना रखा है, ध्यान सुनना, इसने ऑलरेडी एक बैकएंड बना रखा है जो मैं बात यहाँ कर रहा था। इसका मतलब वो कहता है कि मैं आपको डेटा जो दूंगा वो जेसन की फॉर्म में दूंगा, गाने नहीं चला के दूंगा, आपको सिर्फ जेसन दूंगा, आप रिएक्ट में जाकर उसे कंज्यूम करो। तो रिएक्ट को बोलो कि रिएक्ट आप जेसन कंज्यूम करो और जेसन को कंज्यूम करके वेबसाइट क्रिएट करो। सो दिस इज द होल इंटेंशन गाइस, कि हम चाहते हैं कि हम जेसन कंज्यूम करें और उसके थ्रू फ्रंट एंड बिल्ड करके आए, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूं, कनेक्ट करना आप लोग मेरे साथ, कि मेरे पास iTunes की एक वेबसाइट बनाई गई है जो डेवलपर्स के लिए बनाई गई है, ऐसा पूरा वर्ल्ड वाइड कर रहा। फेसबुक पे जाओ facebook.com, उसी के साथ एक सर्च करना डेवलपर फेसबुक, जिसका मतलब डेवलपर्स के लिए एक फेसबुक बनाया गया है। ऐसे ट्विटर ने भी बनाया है, तो ट्विटर के पास भी ऐसा ही एपीआई गिवन है, तो आप यहाँ सर्च करना, देखो इस बात को, तो आप यहाँ सर्च मार लो फेसबुक डेवलपर, जैसे मैं इसे यूज करता हूँ इस वेबसाइट को, ताकि मैं फेसबुक के एपीआई यूज कर सकूं, जैसे लॉग इन विद फेसबुक ऑप्शन आता है, तो ये आप देखोगे तो दिस इज द वेबसाइट फॉर डेवलपर्स। तो डेवलपर्स के लिए, ये कोई पोस्ट कमेंट लाइक्स के लिए नहीं बनाई गई है, तो ये डेवलपर्स के लिए बनाई गई, ताकि मैं अपनी एप्लीकेशन में, तो अगर मैं आपको माई एप्स की तरफ लेके जाऊंगा तो आपको दिखेगा मेरी एप्लीकेशन देखनी शुरू हो जाएंगे आपको, देखो ये सब मेरी एप्लीकेशन जो मैंने बनाई है यहाँ पर, ठीक है। सो द थिंग इज कि इसके थ्रू मैं फेसबुक के एपीआई को यूज कर सकता हूँ, फेसबुक की बने बनाई चीजों को यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही iTunes बनाया गया है। ऐसी सपोज अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है जिसमें आप वेदर की इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हो कि आज का वेदर क्या है, तो वेदर एपीआई मिलता है। तो हर चीज के साथ एक ही वर्ड है एपीआई, जैसे iTunes का एपीआई, फेसबुक का एपीआई, ऐसे ही वेदर का एपीआई, ऐसे शेयर मार्केट का एपीआई, सबकी एपीआईज है। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, उन एपीआईज को बुलाते हैं, इंटीग्रेट करते हैं अपने एप्लीकेशन के साथ। तो सिमिलर काम हम करना चाहते हैं, वी वांट कि हम iTunes के सॉन्ग्स दिखाकर लेकर आ सकते हैं। क्लैरिटी है सबको, समझ में आ रहा है सबको कि एपीआईज बेसिकली क्या काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? ना कोई डाउट हो तो पूछना है आप लोगों ने ना, साइलेंट नहीं बैठना। मैं मान के लूंगा कि आप लोग पूछ लोगे अपने आप ही, जहां पर भी डाउट आएगा मुझे टोकोगे, ठीक है। तो हम पहुंच गए iTunes पे। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो वेबसाइट खुली है ना गाइस, ये डेवलपर्स के लिए बनाई गई है, ताकि डेवलपर इसे पढ़े और समझ पाए, है ना। मैं इस वेबसाइट को ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, तो मेरे पास यहाँ सर्च का ऑप्शन आता है, देखो। तो जब मैं इसकी सर्च पे जाता हूँ तो यहाँ पर ना वो हिंट देता है आपको, देखो दिस इज द हिंटिंग। वो बताता है कि देखो आप क्या कैसे सर्च करना चाहते हो सॉन्ग्स को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं सर्च एग्जाम्पल्स पे, आप सिर्फ इसके सर्च एग्जाम्पल्स पे जाओ। देखो यहाँ से हम जाते हैं, देखो हम बोलते हैं कि दिस इज द सर्च एग्जाम्पल। ये मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज अ यूआरएल गाइस, मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ बिकॉज वी वांट टू कॉल टू अ बैकएंड। तो उसका मतलब हम लोगों ने अपना कंपोनेंट बना लिया यहाँ तक। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वी वांट ब्रिंग द सॉन्ग्स फ्रॉम द iTunes। तो हम कहां से लेकर आना चाहते हैं, iTunes से लेकर आना चाहते हैं, एंड दिस इज द यूआरएल व्हिच इज गिवन। वो कहता है इस यूआरएल को आप हिट लगाओगे तो मैं आपको सॉन्ग्स लाके दूंगा, परफेक्ट है। लेकिन मुझे जैक जॉनसन के सॉन्ग नहीं चाहिए, तो मुझे लेट से सॉन्ग चाहिए सोनू निगम के, तो मैंने सोनू निगम लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो सोनू निगम के सॉन्ग्स लाके देगा, तो iTunes पे जाएगा और सोनू निगम के सॉन्ग्स लाकर देगा। फिर वापस जाते हैं इसी जगह, वो बोलते हैं कितने सॉन्ग्स, तो उसकी एक लिमिट है, देखो सॉन्ग्स की कितनी लिमिट में सॉन्ग्स लेकर आना चाहता हूँ। सपोज मैंने यहाँ जाकर ईज करने के लिए यहाँ लिखा एम्परसन, एम्परसन का मतलब इसके साथ साथ सोनू निगम के साथ साथ सॉन्ग लेकर आओ 10, तो सोनू निगम के 10 सॉन्ग से लेकर आएगा, परफेक्ट है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो आई जस्ट कॉपी दिस थिंग और मैं इसे बुलाता हूँ, देखो यहाँ से मैं कहता हूँ पेस्ट कर दो इसे एज अ यूआरएल, एंटर मारते हैं। एंटर मारते हैं, अब आउटकम में देखो यहाँ पर से इसने मेरे को एक फाइल भेजी है बदले में, मैं इसे ओपन करता हूँ सबके सामने। दिस इज द फाइल, है ना, पढ़ने में थोड़ी मुश्किल है फाइल। जब इस फाइल को यहाँ पर से ओपन करते हैं, वी आर एबल टू सी कि जो डेटा है ना वो जेसन की फॉर्म में है। ध्यान देना आप लोग, जेसन का डेटा याद करो कैसा होता था, की वैल्यू पेयर में, करली ब्रैकेट फिर की फिर वैल्यू फिर करली ब्रैकेट फिर कॉमा की एंड वैल्यू, इस तरीके का डेटा होता था। आप लोग जो नजर बनाए रखना है इस पे, है ना। तो हमें यहाँ पर दिखेगा कि हमारे पास जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर में है ना। तो इसका मतलब जो डेटा है मेरे पास वो कैसा है, की वैल्यू पेयर में। सो यहाँ पर दिस इज अ की एंड दिस इज अ वैल्यू, तो की वैल्यू है। ऐसे रिजल्ट्स को ध्यान दो, दिस इज अ की, ये हमारे पास की और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, दिस इज अ वैल्यू, ये पूरा वैल्यू है। तो इसी तरीके से आप देखो काइंड जो है वो की है एंड दिस इज अ वैल्यू, फिर आर्टिस्ट आईडी की है फिर वैल्यू। इसका मतलब डेटा किस फॉर्म में आ रहा है आपके पास, की एंड वैल्यू फॉर्म में। और की एंड वैल्यू फॉर्म जब डेटा आता है तो आप उसे क्या बोलते हो, जेसन। इसका मतलब एप्पल भी आपको डेटा की एंड वैल्यू पेयर यानी कि जेसन देता है, फेसबुक से मांगो वो भी ऐसे देगा।
फ्लिपकार्ट से मांगोगे वो भी आपको ऐसे देगा ना, वेदर के एपीआई से मांगोगे वो भी आपको ऐसे देगा, क्रिकेट के एपीआई से मांगोगे क्रिकेट का एपीआई भी ऐसे देगा। इसको मतलब वर्ल्ड वाइड एवरीवन इज गिविंग यू द डेटा इन फॉर्म ऑफ एपीआई। तो कहना इससे कि अगर फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में बात करनी है तो बात कर सकते हैं सिर्फ एक ही मीडियम से, जो कि है जेसन। तो आप ऐसा सोच सकते हो जेसन बिल्कुल इंग्लिश की तरह नहीं हो गया कि अगर आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी जाके बात करनी है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, तो आप कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर दो टेक्नोलॉजीज को, जैसे नोड को अगर बात करना है रिएक्ट से, तो सिर्फ एक ही तरीका है जेसन। अगर रिएक्ट को जावा से बात करना है जेसन, अगर रिएक्ट को पीएचपी से बात करना है जेसन। आप सब समझ रहे हो? तो जेसन इज अ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन। दैट्स व्हाई गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे एप्पल हो, एवरीवन यूजिंग द सेम स्टैंडर्ड। देखो इसको डाउट है यहाँ तक आप सब डाइजेस्ट कर पाए हो मेरी बात को? तो मैं iTunes से जेसन मंगा रहा हूँ, एक्चुअली में मेरे पास जेसन आ गया है, ठीक है। अब जो जेसन मेरे पास आया, इसी में सॉन्ग्स भी आए हैं, इसी में इन्होंने आर्टिस्ट का नाम भी मेरे को भेजा है, इसी मेरे को सॉन्ग्स भी भेजे, सब कुछ। इसका मतलब बैकएंड किसने बना रखा है? iTunes वालों ने बना रखा है। सिमिलर बैकएंड हम लोग बना सकते हैं नोड के अंदर, यानी कि हम यही चीज नोड से बना सकते हैं। आगे चल के हम देखेंगे, पहले हम रिएक्ट को इससे कनेक्ट करते हैं, फिर इसका बैकएंड भी हम ही लिख देंगे। अभी जो बैकएंड है वो किसका? एप्पल का है ना, उसमें कुछ लिमिटेशंस होगी, हम अपना बैकएंड लिख देंगे तो उस लिमिटेशन को हटा सकते हैं। तो अब एक काम करना चाहिए हमें, सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर सॉन्ग्स आ रहे हैं। तो अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करना शुरू कर, देखो स्क्रॉल डाउन करें तो ये ना रीडेबल नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ने में नहीं आता है। वैसे पढ़ रहे हैं तो बहुत ही मेसी है पढ़ने में, क्योंकि भाई मशीन को समझाने के लिए भेजा है, क्योंकि मशीन डेटा जब ट्रांसफर कर रही है तो जेसन फॉर्मेट में करती है। अब इसे रीडेबल थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में देखने के लिए एक टूल है बहुत बढ़िया जो कंपनीज यूज करती हैं, हम उस टूल की तरफ जाते हैं। दैट टूल इज कॉल्ड पोस्टमैन। तो पोस्टमैन के थ्रू आप क्या कर सकते हो? एपीआई को चेक कर सकते हो, यानी कि जैसे कि iTunes का एपीआई हो गया या फेसबुक का एपीआई हो गया, वो कैसे डेटा देता है वो आप देख सकते हो। तो आप अपनी मशीन पे पोस्टमैन को डाउनलोड करना है, जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड है बस। तो आपके पास देखो यहाँ से ऑप्शन दिखेगा, और अगर आप जाओगे तो देखो इसने जैसे मेरी मशीन मैक डेट करी तो ये मैक का वर्जन पे डाउनलोड कर देगा, आप विंडोज पे हो तो विंडोज पे डाउनलोड कर देगा, ठीक है। अब मैंने टाइम बचाने के लिए पोस्टमैन भी डाउनलोड कर रखा है, तो दिस इज द पोस्टमैन। एक बार इसे खोल लेते हैं पोस्टमैन को। अब मैं सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बैकएंड से डेटा जो आएगा वो रीडेबल कर लो, पहले पढ़ तो लो, समझ तो लो क्या आया डेटा। जो आपके पास डेटा आया है, फिर उस डेटा को कंज्यूम करेंगे रिएक्ट में, ठीक है। रिएक्ट को बोलेंगे रिएक्ट भाई जा डेटा लेकर आ और फिर उसे स्क्रीन पे दिखा, ठीक है जी। आई होप गाइस ये क्लियर है आप लोगों को यहाँ तक? कोई डाउट है आप लोगों के दिमाग में तो पूछ लेना, ठीक है। ये देखो कुछ ऐसा आएगा यार, ये जो आया आप लोगों के पास, ये ओपन हुआ, तो ये जब भी कुछ ओपन होगा तो इस बार से क्रॉस कर देते हैं। बस इतना सा काम करना है आप लोगों ने कि जब आप इसे ओपन करोगे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर है ना रिक्वेस्ट दिख रही होंगी आपको, देखो यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट एक रिक्वेस्ट दिख रही है विच इज कॉल्ड न्यू रिक्वेस्ट। इस रिक्वेस्ट पे जाकर, मेरे पास ऑलरेडी कोई रिक्वेस्ट पड़ी है पुरानी कोई, तो मैं इस रिक्वेस्ट पे जाकर बोल दूं कि भाई इस यूआरएल को हिट लगाओ। ये जो यूआरएल आया था ना भाई हमारे पास, इस यूआरएल को हिट लगाओ, दिस इज द यूआरएल। इस यूआरएल को कॉपी कर लो और कॉपी करके पोस्टमैन पे चले जाओ, और पोस्टमैन पे इसको यहाँ पेस्ट कर दो। देखो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया इस यूआरएल को, एक बार देखते हैं। देखो ये यूआरएल, और हम डेटा मंगाना चाहते हैं तो गेट, हमने डेटा मंगाना है, यहाँ से गेट किया और सेंड का बटन दबाया थे। अब सेंड का बटन दबाओगे देखो जेसन आ जाएगा आपके पास, ये जा रहा है सर्वर से जेसन लेकर आने के लिए, है ना। एक स्पेस डल गया मेरे पास एडिशनल, इसलिए लेकर नहीं आ पा रहा, स्पेस हटाते हैं, फिर सेंड का बटन दबाते हैं, है ना। एक बार चेक करते हैं भाई क्या दिक्कत आ रही है ना। ये टर्म तो आ गई हमारे पास, लिमिट भी आ गई है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि देखो जो मेरे पास जेसन आ रहा है ना यहाँ पर से, ये बोल रहा है कि जो जेसन आ रहा है वो फाइल की फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में। देखो ये जो हमारे पास जनरेट होकर आया था, एक बार मैं वापस जाता हूँ उस फाइल पे, क्योंकि वो कह रहा है मेरे पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना वो एक फाइल में स्टोर हो रहा है, ये जो मैंने ओपन किया था। अगर मैं इस रिस्पॉन्स को कॉपी कर लेता हूँ, पोस्टमैन पे चला जाता हूँ और इसके प्रीव्यू के रॉ पे में से इसे यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ, अगर ये एडिटेबल है तो। अगर नहीं है तो फिर मेरे को कुछ और ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली यहाँ पर प्रीव्यू आ जाता है ना। ये प्रीव्यू नहीं दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है? iTunes नहीं दे रहा है मेरे को प्रीव्यू, दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर iTunes मेरे को प्रीव्यू देता तो मैं देख पाता, इसलिए आप देख पाओ। तो जब मैं इसे कॉल लगा रहा हूँ तो ये कॉल तो गया, सेंड किया है, लेकिन ये बदले में मेरे को कुछ नल दे रहा था अभी तक। देखो अब इसने डेटा देना शुरू किया है, तो इसका मतलब क्या है? ये फ्री यूआरएल है, इसे मैंने हिट लगाया 2-3 बार तो इसने डेटा नहीं दिया, अब मुझे डेटा दिया है। अब ये प्रीव्यू में अगर मैं जाके देखूं तो दिस इज द डेटा, अभी भी रीडेबल नहीं है। लेकिन अगर इसमें प्रिटी पे क्लिक कर दूं इसके, तो प्रिटी पे देखो ये अलाइन हो जाता है, देख पा रहे हो आप? प्रिटी पे क्लिक करते क्या वो अलाइन हो गया।
अच्छे से दिखना शुरू हो गया। मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास सॉन्ग्स आए हैं यहाँ पर और प्रीव्यू यूआरएल्स मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पर। मैं ऐसा स्क्रॉल करना शुरू करता हूँ, देखो ये अलग अलग यूआरएल्स आ रहे हैं मेरे पास। तो ये आपके पास यूआरएल्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। प्रीव्यू यूआरएल्स हमें दिख रहे हैं और MP4A दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो। मैं अगर इस MP4A पे क्लिक कर देता हूँ, कंट्रोल क्लिक किया मैंने, देखो यहाँ पर से, जब मैं इसे कंट्रोल क्लिक करता हूँ यहाँ पर से, तो ये ओपन हुआ होगा। एक बार मैं देख रहा हूँ अपने, मेरे पास ब्राउजर पे तो ओपन नहीं हुआ है ना। एक बार यहाँ चल जाते हैं, मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ, प्रीव्यू यूआरएल पे कंट्रोल क्लिक करते हैं, है ना। देखो ये आ गया, ये सॉन्ग आ गया, देख रहे हो आप, डाउनलोड हुआ है। और इसको मैं एक बार ओपन कर देता हूँ, देखो जरा, ये मैंने इसे ओपन किया। आई होप ये समझ में आया आप लोगों को कि इसका मतलब iTunes के API पे भी हम गाने लेकर आ सकते हैं। फिर से देख लो एक बार स्टेप्स क्या क्या किए। सबसे पहले हम लोगों ने यूआरएल बनाया गया। देखो यूआरएल बनाने के लिए हम कहाँ कहाँ गए, स्टेप्स आपको नोट रखने होंगे। ये स्टेप्स हर वेबसाइट पे चेंज होंगे, इसलिए कोई रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर वेबसाइट अलग अलग वेंडर्स ने बनाई है, एप्पल ने अलग बनाई है, फेसबुक ने अलग बनाई है, तो सबके स्टेप्स अलग होंगे। तो अब स्टेप्स, आप कॉमन बात समझने की कोशिश करो। सबसे पहले मैं गूगल पे गया, तो गूगल पे जाकर मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया iTunes API। ये करेक्ट वर्ड है, बस आपको समझना है। कुछ भी चीज नेट पे से ढूंढ के आनी है, उसके आगे API वर्ड डाल देना है ना। कि अगर मेरे को वेदर पता लगाना है कि दिल्ली का क्या वेदर है, तो मुझे क्या करना है, वेदर API ढूंढना है। मुझे सनसेट पता लगाना है, क्या सनसेट कहाँ कितने बजे होने वाला है, तो सनसेट API मिलेगा मेरे को। तो हर चीज का क्या मिल रहा है, API। करेंसी पता लगानी है कि डॉलर का क्या रेट चल रहा है, और मेरे को अपनी वेबसाइट पे दिखाना है कि डॉलर का क्या रेट चल रहा है डॉलर, तो मुझे करेंसी API ढूंढना है। इस तरीके से क्रिकेट का क्या स्कोर चल रहा है, तो क्रिकेट API ढूंढना है। फुटबॉल पे क्या चल रहा है, फुटबॉल API ढूंढना है। न्यूज क्या चल रही है, तो न्यूज API ढूंढना है। हर चीज का API इंटरनेट पे अवेलेबल है, ताकि हम उसे अपनी वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हर चीज की एक वेबसाइट है, हर चीज का एक API है। तो जब मैं iTunes API पे गया, वी आर हेयर, iTunes API पे पहुंचे और यहाँ सर्च में चले गए कि भाई हमें सर्च करना है। सर्च के एग्जाम्पल्स में चले गए। एग्जाम्पल्स में इसने हमें जैक जॉनसन का एक एग्जाम्पल दिया, देख पा रहे हो आप। दिस इज अ जैक जॉनसन एग्जाम्पल। उस जैक जॉनसन के एग्जाम्पल को मैंने कॉपी किया और उसको बदल दिया सोनू निगम पे, और लिमिट कर दी उसकी 10, और इसको जाकर पोस्टमैन पे चला दिया। पोस्टमैन पे इस यूआरएल को पेस्ट कर दिया और सेंड किया। इसे सेंड करने के बाद इसने रिजल्ट दे दिया। पहले नहीं दे रहा था कहीं, क्योंकि ओपन सोर्स है, फ्री है, तो बहुत सारे लोग इसे हिट लगा रहे होंगे, तो ये स्लो होगा सर्वर। अब इसने मुझे रिजल्ट दे दिया। रिजल्ट आया, पहले आप देख पा रहे थे नल दे रहा था वो काफी देर तक, एंड दिस इज द रिजल्ट। ये मेरे पास रिजल्ट आया। उसमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया जितने भी गाना आता है वो किस में आता है, प्रीव्यू यूआरएल में आता है, राइट। जितने भी गाने आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, प्रीव्यू यूआरएल में। तो जब भी हम किसी सॉन्ग पे जाते हैं, देख पा रहे हो 10 सॉन्ग आ रहे हैं। अगर मैं इसके लास्ट सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, दिस इज द प्रीव्यू यूआरएल, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो इसने वो सॉन्ग डाउनलोड कर दिया, दिस इज द सॉन्ग। और जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये सॉन्ग आ जाता है ना। तो एक बार यहाँ चले जाते हैं, ठीक है जी, ये सॉन्ग हमारे पास आ गया। आई होप आप सबको कनेक्ट कर पाए हो कि भाई हमें सॉन्ग लाने तो आ गए, बस अब ये सीखना है कि कोड से कैसे लेकर आए इसे। हाँ जी, कोई डाउट है यहाँ तक, क्लियर हुआ आप लोगों को ये फंडा? हाँ जी बोलिए। सर यूआरएल को कॉपी app.js में करना है या index.js में करना है? देखो यूआरएल को मैंने कहीं कॉपी नहीं किया, आप समझना। यूआरएल को मैंने अभी तो कोड में लेकर आया। मैंने आपको सिर्फ इसमें प्ले करना सिखाएगा इजीली। अभी कोड नहीं टच किया मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने यूआरएल एक नोटपैड में पेस्ट कर दिया सिर्फ, है ना। और मैंने सबसे पहले सिर्फ ये मेक श्योर किया क्या यूआरएल चलता भी है या नहीं चलता है। अब समझना, आप किसी की बैकएंड चीज को अपने कोड के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज क्या चेक करनी चाहिए आपको। ये भी कोई ऐसा है कि अगर आप किसी कार में कोई टायर लगाने की कोशिश करो तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा वो टायर सही भी है ना। तो सेम थिंग वी आर एक्चुअली चेकिंग कि हम iTunes को पहले खुद चला के देख लेते हैं, और चलाकर टेस्ट करने के लिए भी यूज अ पोस्टमैन टूल। कनेक्ट कर पाए आप? मैंने एक यूआरएल लिया, कोड में कहीं नहीं डाला, आपने नोटपैड पे रखा, सिर्फ नोटपैड पे बनाया उस यूआरएल को, सोनू निगम लिखा, कॉपी किया, पोस्टमैन पे चलाया। इससे मुझे समझ में आ गया कि iTunes का सर्वर मुझे गाने देता है। अब बस मेरे को इन सॉन्ग्स को रिएक्ट पे दिखाना है। अब इसके लिए मुझे रिएक्ट पे काम करना पड़ेगा। तो पहले मैंने एज अ गुड डेवलपर चेक कर लिया चलता भी है नहीं चलता है। चलता है देन इंटीग्रेटेड। क्लैरिटी है सबको? यस सर। अब बात आती है इसको इंटीग्रेट करने की, कि भैया इस चीज को अगर हम इंटीग्रेट करो, गाने लेकर आए, पहले सबसे पहला काम हमारे लिए क्या होना चाहिए, तो सॉन्ग को लेकर आना, देन वी आर गोइंग टू डिस्प्ले इट, तब हम उसे डिस्प्ले करा पाएंगे। अब सॉन्ग्स को लेकर आना बड़ा आसान काम है, समझना आप लोग,
ठीक है, तो बहुत ही आसान काम है, एक वर्ड लिखूं और गाने मुझे मिल जाएंगे। देखो क्या करना है, क्या करना क्या है, हम यहाँ से आते, कल ही हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा था अबाउट ब्लैंक, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ये काम कर देगा हमारे लिए। तो हम अबाउट ब्लैंक लिखते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं। अब जावास्क्रिप्ट ने कहा गाने लेकर आने हैं, बस छोटा सा काम करो, आप लिखो फेच। तो फेच नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, नाम का एक प्रीडिफाइंड फंक्शन। देखो जैसा इसका नाम है वैसे इसका काम है, फेच। इसका मतलब क्या करेगा, सॉन्ग्स फेच करेगा। कहाँ से फेच करेगा, इट इज फेचिंग फ्रॉम द यूआरएल। ये रहा वो यूआरएल, बस आप इसे एक यूआरएल पकड़ाओ, दिस इज द यूआरएल, इसे उठाया हमने, कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ पहुंचे, कॉपी करके पेस्ट किया, दैट्स इट। बस अभी क्या करने चला जाएगा, फेच करने चला जाएगा बस। हाँ जी, आप सबको डाइजेस्ट है बात, ये जाएगा और गाने लेने चला गया। अब कहीं ना कहीं आपको ने बात समझनी होगी गाइस, कि जब ये गाने लेने जाएगा तो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, कुछ इश्यूज होंगे, वो इश्यूज समझने हमें डाइजेस्ट करना अच्छे से। तो इसका मतलब हमारा जेएस जावास्क्रिप्ट कॉल लगाएगा आईट्यून्स के सर्वर को, है ना। कनेक्ट रहना और पूछना मेरे से कि अगर कोई बात समझ में आती है। तो आईट्यून्स का कोई सर्वर होगा, आपको क्या लगता है सर्वर जो होगा वो कहाँ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल का सर्वर है तो कहीं ना कहीं यूएसए में होगा, है ना। तो अगर मैं यहां से इंडिया में से बैठ के कोड लिख के जावास्क्रिप्ट का यूएस के सर्वर को कॉल लगा रहा हूं, तो इसका मतलब नेटवर्क कॉल जा रही होगी, नेटवर्क कॉल जा रही होगी, तो टाइम भी लगेगा थोड़ा सा, है ना। जाएगा, फिर वहां से आईट्यून्स के डेटाबेस में गाने पड़े होंगे, तो वहां से वो गाने निकाल के लेकर आएगा, उन गानों को जेसन में कन्वर्ट करेगा, जेसन में कन्वर्ट करके नेटवर्क से मुझे भेज देगा, है ना। ऐसे कुछ हो रहा होगा। तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी होगी और फिर रिस्पॉन्स। अब ये सब काम करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा मेथड है, फेच। फेच बोलेगा ठीक है जी मैं ऐसा कर सकता हूं, आप फेच लिखो और इसमें यूआरएल डाल दो। अब एक क्वेश्चन है, बिकॉज जब ये जाएगा इट विल टेक सम टाइम, वो टाइम कितना हो सकता है, 2 से 3 सेकंड भी हो सकता है, शायद 4 से 5 सेकंड भी हो सकता है, शायद 7 सेकंड से अब भी हो सकता है। ये सब किस पे डिपेंड करता होगा कि उस सर्वर पे कितना ट्रैफिक है, कितना लोड है, कितने सारे यूजर्स है वहां पर। मेक सेंस, इसलिए वो टाइम लगा सकता है। तो ये टाइम हो सकता है, ये वेरी कर सकता है। इसका मतलब फेच मुझे जब डेटा देगा इट विल टेक सम टाइम। अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि अगर एक पर्सन जाकर इस आईट्यून्स को समझ लो, ये पिज्जा की शॉप है, वो पिज्जा का ऑर्डर करता है, और जेसन को समझ लो वो पिज्जा है जो आपके पास आने वाला है, और पिज्जा आने में 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट कुछ भी लग सकता है। तो अगर आप पिज्जा की वेट करो 45 मिनट तक तो गड़बड़ है ना। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आइडियली क्या करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि मैं आपको ऑर्डर देता हूं पिज्जा का, जब बन जाए तो आप मुझे बताना, जब बन जाए तो आप मुझे बताना, इतने में कुछ और काम कर सकता हूं। तो इसका मतलब फेच से आपने बोला इसे और इसने बोला 2 से 3 सेकंड, तो कंप्यूटर के लिए 2 से 3 सेकंड का टाइम, 4 से 5 सेकंड का टाइम ह्यूज है। वो वेट नहीं करना चाहता था टाइम में, क्योंकि कंप्यूटर जो काम करता है पीको सेकंड्स के अंदर, नैनो सेकंड्स के अंदर काम कर रहा है ना। तो जब हम फेच को बुलाते हैं तो फेच कहता है देखो मैं आपको अभी डेटा तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं नेटवर्क पे जाऊंगा, फिर उस सर्वर पे पहुंचूंगा, फिर वहां से डेटाबेस से डेटा लाऊंगा, फिर उसे जेसन में कन्वर्ट करूंगा, फिर आपको डेटा ला के दूंगा। सो इट विल टेक सम टाइम। तो फेच कहता है कि जो डेटा आपके पास आएगा, आई वुड नॉट गिव यू द डेटा इमीडिएटली, तो मैं आपको एक प्रॉमिस दूंगा। ध्यान देना, मैं आपको क्या दूंगा, एक प्रॉमिस। तो पीआर का मतलब हमारे लिए क्या हो गया, इट इज गिविंग यू प्रॉमिस। तो अगर आप जब डोमिनोज पे जाके पिज्जा ऑर्डर करते हो तो आपको एक ऑर्डर स्लिप देता है, पिज्जा नहीं देता, क्योंकि कहता है 35 मिनट 40 मिनट लगेंगे आपके पास डेटा आने में, यानी कि पिज्जा आने में। तो आपको स्लिप लेनी होगी, दिस इज द प्रॉमिस कि आपको पिज्जा मिलेगा। तो ये भी हमें क्या देगा बदले में, प्रॉमिस देगा। और ऐसा कब करेंगे, जब भी हम नेटवर्क कॉल्स की तरफ जाएंगे, बिकॉज इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, सो वी डोंट वांट टू वेट, दैट्स व्हाई वी नीड अ प्रॉमिस। तो कैन आई से गाइस कि यहां मुझे अभी डेटा नहीं मिलने वाला, मुझे क्या मिलने वाला है, प्रॉमिस मिलने वाला है। तो आई जस्ट पुट इट प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का मतलब क्या है, प्रॉमिस का मतलब है कि डेटा आपको मिलेगा बट नॉट नाउ। इसका मतलब आपको कहेगा अभी आपका डेटा पेंडिंग है। तो प्रॉमिस में सबसे पहली स्टेज क्या होती है, पेंडिंग। जैसे आपका पिज्जा भी पेंडिंग है, फिर क्या हो सकता है, पेंडिंग के बाद क्या हो सकता है, कंप्लीटेड, कि फुलफिल्ड हो गई आपकी स्टेज। तो इसका मतलब या तो पेंडिंग, या आगे चल के क्या हो जाएगी, फुलफिल्ड, या हो सकता है फेल हो जाए। ये भी तो हो सकता है पिज्जा मिले ही नहीं आपको, डिलीवरी ना हो पाए उसकी। तो इसका मतलब प्रॉमिस में या तो पेंडिंग होगा, या फुलफिल होगा, या फिर रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब फेल। देखो जी, आपको डाइजेस्ट हुई मेरी बातें, ये आप सब समझ पाए हो? यस सर। ठीक है जी, गुड है। तो हमें प्रॉमिस समझ में आ गया है ना। अब बिकॉज प्रॉमिस कह रहा है कि डेटा आएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ इसे, प्रॉमिस डॉट देन। प्रॉमिस डॉट देन का मतलब है
क्या हुआ मेरे प्रॉमिस के साथ, है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ पिज्जा कंपनी से कि क्या हुआ मेरे प्रॉमिस के साथ, क्या मुझे पिज्जा मिलेगा, तो देन, या नहीं मिलेगा तो कैच। कैच का मतलब एरर। तो सिर्फ दो ही चीजें हो सकती है हमारे साथ, या तो देन, या तो मिलेगा प्रॉमिस, या फिर क्या, कैच। कैच का मतलब फेलियर, कि नहीं मिला मुझे। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास क्रिएट हो सकती है यहाँ पर। अब जब प्रॉमिस आता है तो मैं बोलूंगा प्रॉमिस में क्या आएगा, रिस्पॉन्स। यानी कि जब मुझे मिल गया तो मेरे को क्या मिल गया, रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ पर एक एरो फंक्शन बना दूंगा एंड आई एम सेइंग कि यहाँ मुझे मिल जाएगा कंसोल डॉट लॉग आई गेट अ रिस्पॉन्स। तो मुझे यहाँ से मिल गया रिस्पॉन्स, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो व्हाट आई गेट एन एरर। तो मुझे मिल जाएगा कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर और कॉमा एरर। हाँ जी, सबको डाइजेस्ट हुई बात है कि प्रॉमिस डॉट देन ने आपको क्या दिया और कैच ने आपको क्या दिया। देखो, कनेक्ट करो इस बात को। फेच का मतलब वी जस्ट कॉल इट टू अ डोमिनोज। डोमिनोज ने बोला ठीक है ये लो पकड़ो ऑर्डर स्लिप। उसके बाद हमने पूछा उससे क्या हुआ भाई हमारे ऑर्डर के साथ, तो क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उसने कहा ठीक है मिल गया, या तो नहीं मिलेगा। दो ही चीज हो सकती है हमारे पास। तो एंटर मार के देखते हैं, पता चलेगा। तो देखो मैं एंटर करता हूँ, है ना, और मैं काम और करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको सबसे पहले ना इसका पेंडिंग स्टेटस दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग मतलब प्रिंटिंग। तो प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको प्रॉमिस। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉमिस में क्या आना चाहिए, पेंडिंग। देखो प्रॉमिस में क्या आ रहा है, पेंडिंग। और फिर थोड़ी देर बाद आपके पास आता है रिस्पॉन्स iTunes वालों की तरफ से इस सॉन्ग के लिए, एंड यू गेट अ सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमें भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है हमारे लिए। इसका मतलब अगर आपको बैक एंड से बात करनी है, यानी कि फ्रंट एंड के बैक एंड से बात करानी है, तो आपके पास कौन सा फंक्शन मिलता है, फेच। आप फेच को बुलाते हो, नेटवर्क कॉल लगाता है। इसका मतलब अगर आप देखो तो इसने बहुत आसान कर दिया हमारी लाइफ। ये जाकर बहुत बड़े काम करता है, नेटवर्क कॉल लगाता है, रिक्वेस्ट भेजता है, वहां से रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स लेकर आके हमें दे देता है। आप कहते हो देखो रिस्पॉन्स में जेसन आता है, ध्यान देना, रिस्पॉन्स में जेसन आता है। जेसन के अंदर आपके पास डेटा पड़ा है पूरा। तो आप एक स्टेप और आगे जाते हो उससे, कहते हो ठीक है रिस्पॉन्स हमें मिला है, रिस्पॉन्स में ही जेसन है। तो मैं फिर से लिखता हूं, देखो यहां पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इसका मतलब रिस्पॉन्स में से क्या निकाल लो, जेसन निकाल लो। अब हो सकता है वो जेसन ही गलत आया हो, वो जेसन किसी काम का ही ना हो, गड़बड़ जेसन हो, बैक एंड वाले डेवलपर की गलती हो। तो मैं यहां पर भी देन लगा दूंगा। इसका मतलब ये भी मुझे क्या देगा, प्रॉमिस। अगर जेसन सही आया तो देन चलेगा, यानी कि मेरे को डेटा मिल जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया, डेटा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैच, और कैच में मुझे क्या मिल गया, एरर। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। दैट्स इट। लर्निंग क्या हुई, अगर मेरे को प्रॉमिस मिला तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर रिस्पॉन्स में जेसन आ गया करेक्ट तो देन में चला जाएगा, नहीं तो यहां पर भी फेल हो जाएगा और बोल देगा इनवैलिड जेसन, कि जेसन ही मेरे पास क्या है, इनवैलिड आया है। तो इनवैलिड जेसन में यहां बोल दूंगा एंड वी गेट एन एरर। ठीक है, और अगर मेरे पास ये सही निकला तो आई विल से कंसोल डॉट लॉग और डेटा इज जो मेरे पास आ गया होगा। अब एक बार चेक करें इसे, एंटर करते हैं। देखो देखो इसने दिया डेटा। याद करना सोनू निगम के हमने 10 गाने मांगे थे, 10 के 10 गाने यहाँ आ गए होंगे। अगर एक एक गाने को हम खोल के देखते हैं यहाँ से, तो 0 नंबर पे गाना आ रहा है ना। ये कुछ ब्रिटनी स्पीयर्स भी दिखा रहा है, ये उसकी गलती है ना। तो अगर हम यहाँ से सेकंड पहुंचते हैं तो ये सोनू निगम है, शंकर एहसान लॉयड का गाना दिखा रहा है। ठीक है, 6 पे जाते हैं तो हमें दिखा रहा है शंकर महादेवन वाला कोई गाना। अगर हम इस पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जाते 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 हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें दिखेगा प्रीव्यू यूआरएल। परफेक्ट, यही था वो प्रीव्यू यूआरएल। इसको उठाकर हमें कॉपी कर लेना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा ताकि मैं देख सकूं कि भाई वो प्रीव्यू यूआरएल में क्या पड़ा है। थोड़ा सा इधर ले आते हैं और यहाँ से हम इस प्रीव्यू यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे कॉपी किया, देखो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, ये आया गाना पूरा पूरा। डबल कोट्स हटाते हैं, एंटर मारते हैं, देखो गाना डाउनलोड हो जाएगा नीचे। देखो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप सबको समझ आ गया कि काम कर गया हमारे लिए, है ना। इसने, इस कोड ने हमारे लिए काम कर दिया है। और ये कोड हो गया हमारे पास किसके लिए, सर्वर से बात करने के लिए। देखो गाइस, कोई डाउट है इसमें, तो इस कोड में। अब अगर इस कोड को मैं अपने कोड में इंटीग्रेट कर दूं तो इससे मैं सर्वर से बात करके आ सकता हूं। बोलो गाइस, कोई डाउट है इसमें तो? हाँ जी, कोई क्वेरी आप लोगों की? हेलो, बताओ भाई, कोई डाउट है, कोई क्वेरी आप लोगों की इसके अंदर?
आपने भी जो म्यूजिक ऑन किया था सर, वो कैसे आया था? उस देखो ना, वो ऐसे आया कि मेरे पास जब मैंने अब ये कोड देखा आपने कि जब प्रॉमिस आया मेरे पास, तो प्रॉमिस में रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स में जेसन आया, जेसन में से डेटा निकल कर आया। अब जो डेटा था वो मैंने प्रिंट करा रखा था, आप ध्यान देना, डेटा इज करके जो मेरे पास डेटा आया, हियर इट इज द डेटा। ठीक है, अब जो डेटा आया तो मैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाना शुरू किया कि मल्टीपल 10 गाने आए, तो एक एरे के अंदर भर के आए 10 के 10 सॉन्ग, एंड दीज ऑल सॉन्ग्स आर हियर, वो यहाँ प्रेजेंट है। तो मैं आपको एक एक करके ना सॉन्ग्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो 8वें नंबर पे कौन सा सॉन्ग आया है, या 9वें नंबर पे कौन सा सॉन्ग आया है, ऐसे दिख रहे हैं ना हमें सॉन्ग्स। अब किसी भी सॉन्ग पे अगर मैं जाता हूँ तो आप स्क्रॉल डाउन करते जाओ, यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन दिखता है प्रीव्यू यूआरएल ना, यही सेम था ना पोस्टमैन पे भी। पोस्टमैन पे हमने टेस्ट किया था, याद कर, प्रीव्यू यूआरएल। तो मैंने इसी को पिक किया, प्रीव्यू यूआरएल को। प्रीव्यू यूआरएल पे ये मेरे को यूआरएल मिला, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करके मैं ब्राउजर पे चला गया, इसे पेस्ट कर दिया, है ना। यानी कि मैंने इसकी रिक्वेस्ट भेजी ब्राउजर को कि ये गाना लेकर आओ, एंटर मारा तो देखो गाना डाउनलोड हो गया, और फिर मैंने इसे ओपन किया। ठीक है, ठीक है जी, ये गाना प्ले हो गया हमारे पास। आई होप ये क्लियर आप सबको। थैंक यू सर। तो हम लोगों को ना इनडायरेक्टली ये समझ में आया कि कोड से हम गाना निकाल कर लेकर आ सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट गाइस, कि आपको ये समझ में आना चाहिए, डाइजेस्ट होना चाहिए, कोड से हम सॉन्ग रिट्रीव करके लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये हाईलाइट हुआ कि अगर मैं इस कोड को जो मैंने यहाँ लिखा आप लोगों के सामने, अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, देखो मैंने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद इस कोड को मैं अपने पास रख लेता हूँ, तो मैं एसआरसी में ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास कोड था, तो एसआरसी में मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना, जिसका नाम रख लेता हूँ यूटिल्स, यानी कि यूटिलिटी, और इस यूटिलिटी के अंदर मैं रख लेता हूँ सर्वर टॉक। ध्यान देना, मैंने इसका नाम रखा है सर्वर टॉक, लिख देते हैं सर्वर टॉक .js, ऐसा मैंने इसका नाम दे दिया कि मैं सर्वर से बात कराना चाहता हूँ। और यहाँ मैंने नाम रख दिया इसका फंक्शन, मैं जानूँ कैसे नाम रख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, टॉक टू सर्वर, कि सर्वर से बात करो, या टॉक टू, और अच्छा कर देते इसका नाम टॉक टू iTunes सर्वर, कि हम iTunes के सर्वर से बात कर सके। और यहाँ कोड पेस्ट कर दिया पूरा जो मैंने लिखा था। इसका मतलब जब भी मुझे iTunes के सर्वर से बात करनी होगी, मैं इस फंक्शन को बुलाऊंगा, और इस फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट करके रख देता हूँ। तो मैंने इसे एक्सपोर्ट कर दिया, यानी कि जब भी नीड होगी इसे बुलाएंगे, ये जाकर हमारे लिए सर्वर से बात करके आ जाएगा। आई होप गाइस ये क्लियर है आप लोगों को। तो अब अगर मैं जाकर app.js, क्योंकि हमें पता है जब app.js चलता है तो ये गाने ले आए हमारे लिए, इसको मैं बोलूं कि जाओ हमारे लिए सॉन्ग्स ले आओ, तो क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूँ? देखो जरा, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि जाओ बात करके आओ, किससे? इस फंक्शन से, टॉक टू, तो मैंने लिखा टॉक टू iTunes सर्वर। देखो जैसे मैंने इसे लिखा, हिंट आना शुरू हो गया मेरे पास। अगर मैं इस हिंट पे एंटर मार देता हूं तो देखो, अब ध्यान देना, ये लाइन यहां आ गई और उसने इंपोर्ट कर दिया उसे, कि कहां से मुझे मिल रहा है। ये कहां से मिल रहा है? यूटिल्स नाम के फोल्डर के अंदर से। यूटिल्स का मतलब होता है यूटिलिटीज, यानी कि जनरली जो कॉमन चीज आपको पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए। जैसे ये पूरा प्रोजेक्ट किस लिए है? iTunes से बात करने के लिए। तो कॉमन चीजें कहां डाल दी? यूटिल्स में डाल दी। जैसे घर में होता है ना, एक यूटिलिटी बॉक्स होता है जिसके अंदर हम छोटी छोटी चीजें रख लेते हैं, पेचकस रख लेते हैं, हैमर रख लेते हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें रख लेते हैं, तब जब भी नीड हो वहीं से मंगा लेते हैं। ऐसे कोड में हमने एक यूटिलिटी बॉक्स बना दिया कि हम यहाँ पर कुछ कॉमन कोड रख देंगे, जब भी नीड होगी हम इसे बुला लिया करेंगे। तो मैंने उसे यूटिल्स नाम के फोल्डर में रख दिया। सारा कोड मैं एक जगह रखना नहीं चाहता, ताकि हम इसे डिवाइड करें कोड को, ताकि ईज हो जाए हमारे लिए। और यहां से देखो मैंने इसे बुला लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसे बुलाऊंगा तो ये हमारे लिए क्या करेगा? इट इज गिविंग यू दैट जेसन। ये हमें क्या ला कर देगा? वो जेसन। अब क्रॉस चेक करें, देखो इसे, यहां पर पहुंचते हैं, यहां पहुंचते हैं और इस जगह जाकर इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो वेयर वी आर, यहां पर से मैं पहुंच जाता हूं। दिस इज द आवर एप्लीकेशन, ये बनाई थी ना हम लोगों ने, और इस पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट कर लेना जरूरी है, कंसोल कर लेना चाहिए हमें, है ना। और मैं यहां से सबसे पहले इसे रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। देखो यहाँ पर इसने कुछ प्रॉब्लम जनरेट करी है मेरे को। इसने मेरे को बोला, देखो मैं जब ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरे को बोल रहा है एक्सेस टू अ फेच एट, इसने वो कुछ क्रॉस परमिशन एरर इसने मेरे को ला कर दी है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर सर्वर talk.js में, इसका मतलब इसने मेरे को बोला कि देखो मैं ये नहीं करके आ पा रहा हूँ। इसने एक वर्ड यूज किया, आप ध्यान देना, हुक्स, है ना। ये मेरे पास एक वर्ड यूज कर रहा है, हुक्स। ये कह रहा है कि इसके अंदर हुक्स लगाओ तो ही मैं चल पाऊंगा। तो कोड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिएक्ट नहीं चाहता कि आप इस तरीके से कॉल लगाओ।
रिएक्ट वांट कि अगर आपको इसे कॉल लगाना है तो आप इसे किसके थ्रू कॉल लगाओ, हुक्स के थ्रू। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। वो कह रहा है कि ये जो आपका कंपोनेंट है ये डेटा लाने की कोशिश कर रहा है और कंपोनेंट स्क्रीन पे प्रिंट भी होता है। दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, पहले डेटा लाओ फिर प्रिंटिंग करो। लेकिन हम दोनों कामों को इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डेटा भी ले आए और प्रिंटिंग भी कर ले। तो इसके लिए वो सजेस्ट कर रहा है कि इसके लिए मैंने हुक्स बना रखे हैं। हुक्स बनाने का मतलब ये है कि आप चीजों को डिवाइड कर सकते हो, यानी कि हुकिंग कर सकते हो कि किस में क्या करना है। अब हुक का मतलब समझने की कोशिश करना, क्यों वर्ड यहाँ पर हुक है। वो कहता है आप सारी चीजें एक जगह रखने की कोशिश कर रहे हो। तो जैसे हम घर में क्या करते हैं, हुक लगा देते हैं और उस पर अपना कोट, उस पर अपनी बेल्ट, उसके ऊपर अपना टाई, ऐसी चीजें लगाकर हुक करना शुरू कर देते हैं ताकि सब चीजें अरेंज हो जाए। ऐसे ही ये बोल रहा है कि आप अपने कोड को क्या करो, हुक करो, ताकि आपका कोड क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। क्योंकि आप यहाँ पर दो काम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ध्यान देना, कंपोनेंट जो था वो हमारा स्मॉल यूनिट था। स्मॉल यूनिट किसके लिए था, प्रेजेंटेशन के लिए, यानी कि आउटपुट दिखाने के लिए। प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर आउटपुट दिखाने के लिए। लेकिन इस बार हम उससे दूसरा काम भी करवा रहे हैं। क्या काम करवा रहे हैं, हम उससे बोल रहे हैं टॉक टू द iTunes API। ये दो काम करने की कोशिश कर रहा है जो इकट्ठे नहीं कर सकता। तो उसके लिए वो क्या सजेस्ट कर रहा है, वो हमें सजेस्ट कर रहा है कि आप क्या यूज करो, हुक्स यूज करो, ताकि आप कोड को सेग्रीगेट कर दो। ये जाकर सिर्फ अपना प्रिंटिंग ही करे, लेकिन एक हुक हो आपके पास जिसका काम क्या हो, उसका काम होना चाहिए कि वो डेटा लेकर आए बैकएंड से। आई होप ये आप लोग करेक्ट कर पा रहे हो मेरी बात को। कोई डाउट है गाइस इसके अंदर? सर और एक बार समझा सकते हो? देखो इस थॉट को मैं, ये क्लियर हुआ आपको कि जो ऐप है हमारा उसका काम है स्मॉल यूनिट प्रेजेंटेशन बनाना, यानी कि छोटा लुक एंड फील बनाना, है ना। अब वो लुक एंड फील तो बना रहे हैं यहाँ से, अगर हम यहाँ से देखें तो इट इज एक्चुअली मेकिंग अ लुक एंड फील। लेकिन वो यहाँ से साथ साथ क्या कर रहा है, इट इज कॉलिंग अ सर्वर। वो यहाँ से किसे बुला रहा है, सर्वर को बुला रहा है। अब वो दो काम मिक्स कर रहा है, इट इज डूइंग टू थिंग्स टुगेदर। वो कह रहा है मैं सर्वर से ही बात करूंगा और मैं प्रिंटिंग भी करूंगा। इट इज टेलिंग यू कि आप दोनों काम इकट्ठे मत करो, क्योंकि प्रिंटिंग होने में टाइम लगेगा। ध्यान देना, जब प्रिंटिंग होगी सो टेक सम टाइम यहां से, और जब आपके पास डेटा आएगा इट इज अगेन टेकिंग टाइम, क्योंकि वो किससे डेटा लेकर आएगा, नेटवर्क से। तो आपको डेटा कहां से आने वाला है, नेटवर्क कॉल से। तो इसमें टाइम लगने वाला है। तो इट इज टेलिंग यू कि आप ये काम किससे करवाओ, हुक से करवाओ। यानी कि अपने हुक बनाओ एंड दैट हुक इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग द डेटा। इसका मतलब ये जाकर किसे कॉल लगाए, नेटवर्क कॉल लगाए, और ये जाकर सिर्फ क्या कराए, प्रिंटिंग कराए। ठीक है, तो एक डेडिकेटेड हो किसके लिए, आपके पास प्रिंटिंग के लिए, और एक डेडिकेटेड हो आपके पास नेटवर्क से डेटा लाने के लिए। उसके लिए हम पढ़ेंगे हुक्स का फंडा। हाँ जी, डाइजेस्ट है सब लोगों को? डाइजेस्ट हो आप लोगों को हुक्स क्या कर रहा है? ठीक है, तो लर्निंग ये है। मैं अभी हुक्स नहीं लगा रहा क्योंकि लास्ट मोमेंट है, बिल्कुल 5-6 मिनट बचे हम लोगों के पास। हम क्या करते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा इसे वॉक थ्रू कर लेते हैं ताकि ये सब चीजें कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ गाइस, आप लोगों के साथ ये जो कोड है इस कोड को शेयर कर रहा हूँ सबसे पहले, तो ताकि आप अपनी मशीन पे उस कोड को ओपन कर लो, वॉक थ्रू कर लो उस कोड को, फिर डाउट्स पूछ लो मेरे से। जो मैं कोड आपको भेजूंगा उसमें मैं दो चीजें भेजूंगा आपको, SRC फोल्डर, ध्यान देना, SRC और पब्लिक फोल्डर, यही दो चीजें चाहिए हमें। तो SRC एंड पब्लिक, बाकी चीजें नहीं भेजूंगा क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर लाइब्रेरीज इंस्टॉल हुई है, पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। तो अगर आप प्रोजेक्ट का साइज देखोगे तो बहुत ह्यूज होता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि डेवलपमेंट कर रहे हैं आप इसकी। तो अगर आप यहाँ जाके साइज देखोगे तो इट इज अराउंड 306 MB, है ना। और वो 306 MB किसकी वजह से, बिकॉज म्यूजिक ऐप के अंदर एक नोड मॉड्यूल्स नाम का फोल्डर है, जिसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारे पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं जो हमारे प्रोजेक्ट को चला रहे हैं। अगर आप इसका साइज देखोगे तो ये अपने आप में ही साइज बहुत बड़ा है, 305 का है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको पब्लिक और SRC भेज रहा हूं। अगर आप इसका साइज देखोगे तो ये कुछ KB में होगा, ये MB में होगा। तो आप देखो 37 KB के आसपास का है, तो उसका मतलब बहुत छोटा है। तो अब क्या करना चाहिए, इन दोनों को मैं यहां से कंप्रेस कर रहा हूं और कंप्रेस करके आप लोगों को भेज रहा हूं। दिस इज द आर्काइव फाइल। आप इस फाइल को अनजिप करोगे अपनी मशीन पे और कोड रीड कर लोगे, और फिर इसे रीड करने के बाद आप ऐसा ही कोड अपनी मशीन पे बिल्ड करोगे। ठीक है, तो कुछ डाउट्स आएंगे आप लोगों के, फिर आप डाउट्स पूछोगे, फिर अगली क्लास में हम हुक्स लगा देंगे इसके अंदर। तो पहला मैं आपको कोड शेयर कर रहा हूं और आप कोड को वॉक थ्रू करके डाउट्स पूछ सकते हो मेरे से। तो वी आर हियर, दिस इज द archive.zip। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूं, पहला थॉट। दूसरी चीज, आई एम शेयरिंग जो आज के नोट्स थे, दीज आर द नोट्स। इसे कॉपी कर रहा हूं मैं एंड ऐड टू फाइल, और इसका नाम मैं रख रहा हूं स्टेप्स। ठीक है, तो ये steps.txt, जब आप इसे परफॉर्म करोगे तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके करोगे।
ठीक है जी, क्लियर हो गया आप सबको बात। और ये आपके पास यूआरएल है ही इसका, ये मैं आपको फिर से शेयर कर रहा हूं, दिस इज द यूआरएल। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि इसके लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, ये पूरा डेवलपमेंट है ना, कोई भी किडिश काम नहीं है। और आप सब समझना कि ये बिल्कुल स्किल सेट है आपके पास, है ना। आधे लोग इसी में खत्म हो जाते हैं, स्किल सेट बनाने की बात आती है। जब तक थ्योरेटिकल ज्ञान है तब तक सब ठीक चलता है, समझ रहे हो। जब प्रैक्टिकल आता है तभी उस पर दिमाग लगता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा प्रैक्टिकल है, बिल्कुल फुल स्टैक डेवलपमेंट वाला मोड है कि कैसे कैसे चीजें चल रही है ना। और मैं बहुत ईजी करने की कोशिश करूंगा कि कितना हम ईजी कर सकते हैं चीजों को, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ क्वेरीज करनी पड़ेंगी, तभी आप ये पॉइंट्स पे आ सकते हो ना। अगर आप कोई क्वेरी नहीं पूछोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, डेवलपमेंट में कंपटीशन नहीं है मार्केट में। डेवलपर्स बहुत रेयर लोग बनते हैं ना, जो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं, जो बहुत लॉजिकल लोग होते हैं वही बनते हैं। इसलिए डेवलपर्स बहुत कम होते हैं मार्केट में, है ना। बाकी अदर बहुत होते हैं छोटे छोटे चीज़ें करने के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट प्योर हार्ड कोर कोडिंग आप देख रहे हो, पिछले 2 घंटे में सिर्फ कोड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हो। उस कोड को एक्सप्लेन कर रहे हैं, फिर उसे लिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको लिंक भेज देगा इस कोड का, या तो आप अभी वॉक थ्रू कर सकते हो या फिर आप कल वॉक थ्रू करके आप मेरे पास आ सकते हो। शुरू के हम 10 मिनट 15 मिनट डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं क्विक वॉक थ्रू सिर्फ आपको दे रहा हूँ कि हमने एक HTML फाइल बनाई है, उसके साथ एक कॉम्पोनेंट बनाया है, और कॉम्पोनेंट ने जाकर बैकएंड को कॉल लगाया है। और बैकएंड को कॉल लगाने के लिए हम लोगों ने फेच नाम का फंक्शन पढ़ा है, जो हमें प्रॉमिस रिटर्न करके दे रहा है, जो हम iTunes से गाना लेकर आ रहे हैं और उस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके डेटा को प्रिंट कर रहे हैं। दैट्स इट। अब बस हमारे पास एक चैलेंज ये आ गया है कि जब हम इसे बुलाएंगे तो हमें इसे किस में डिवाइड करना पड़ेगा, हुक्स में। तो वी डिवाइडेड इनटू हुक्स, और फिर हुक्स में से डेटा लेकर आएंगे। तो हुक्स को बोलेंगे कि जाओ पहले डेटा लेकर आओ, वंस द डेटा इज देयर देन हम उसके बाद क्या करेंगे, हम उसे यूआई को दे देंगे और यूआई जाके उस डेटा को छाप देगा। तो एक्चुअली में एक काम हो जाएगा। यानी कल तक सोचो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि जैसे हम iTunes पे गाने सुन रहे थे, हम भी अपनी वेबसाइट पे गाने सुन पाएंगे, राइट। लेकिन हम किससे मंगा रहे होंगे डेटा, iTunes से। आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, हम iTunes को हटा सकते हैं, हम अपना बैकएंड लिख दें इसके लिए, क्योंकि बैकएंड किसका, iTunes का। तो उसे हटाकर वी कैन राइट इट आवर ओन बैकएंड। ठीक है, कोड में आप लोगों को डाल देगा इस, आप लोगों को कोड वॉक थ्रू करना है। ठीक है, इसलिए हर क्लास के लिए बने रहने के लिए आपको कोड देखकर आना ही पड़ेगा, मैंडेट है। ठीक है, अगर आप कोड नहीं देखकर आओगे आप भूल जाओगे सारी चीजें। इसलिए अगर आप कोड वॉक थ्रू करके आओगे बहुत ईजी है फिर सब चीजों को, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाओगे डे बाय डे। ठीक है जी, कोई डाउट, कोई क्वेरी आप लोगों की आज की बिफोर वाइंडिंग अप? हाँ जी, नो डाउट्स। सो शैल आई वाइंड अप नाउ? श्योर सर। ठीक है जी, कल आप देख कर आना, फिर हम कल मिलते हैं। ठीक है जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच सर। Okay. Thank you all for joining. We can end the meet now. Thank you, sir.